अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, मैंने आपको सारे वन शॉट लेक्चर्स में पूरी की पूरी फ़िज़िक्स अच्छी तरह डिटेल में समझा दी थी। आज के इस लेक्चर का मकसद है कि हमने सिर्फ उन वन शॉट जो हमने पढ़ लिया है उसमें जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर के फार्मूलाज हम इस लेक्चर में रिवाइज़ कर लें जल्दी जल्दी, ताकि वो हमारे जहन में एक सीक्वेंस से बैठ जाएँ। अच्छा, पहला चैप्टर जो हम इसमें कवर करेंगे दैट विल बी फोर्स एंड मोशन। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा फार्मूलाज इसी चैप्टर में हैं, और अगर इसके फार्मूला अच्छे से आपको कवर होंगे तो बाकी सारे करने बहुत आसान होंगे। ठीक है, समझ आ गई मेरी इस बात की? अच्छा, पहला फार्मूला इसमें हमारे पास आता है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। जैसा कि हमें पता है कि जो डिस्टेंस है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस का फार्मूला बच्चे आपके पास बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम। ठीक, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट को इक्वल करोगे वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है। अच्छा, स्पीड होती क्या है? स्पीड इट इज़ द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ये टेढ़ा मटेढ़ा भी हो सकता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ये बात आपको पता है। अच्छा, अब मेरे पास आती है अभी वेलोसिटी और स्पीड क्या है। बच्चे, जो स्पीड है हमारे पास, यहाँ आगे कर लेते हैं, स्पीड है इसी फॉर्मूले से निकलेगी, दैट इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक, स्पीड क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम है। अच्छा, अगर मेरे पास फिर वेलोसिटी क्या है? बच्चे, वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के इक्वल है ये। मैं कहता हूँ मेरे पास एक केस है, मैं ले रहा हूँ, फटाफट बता रहा हूँ मैं। टेढ़ा मेढ़ा पाथ कवर किया, 2 सेकंड में कवर किया, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। मुझे बताओ इसमें वेलोसिटी कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी? स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है, आप इस टेढ़े मटेढ़े पाथ की आप पुट करोगे कितना उसने कवर किया, और डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। जब आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी तब आप ये टेढ़ा मटेढ़ा पाथ नहीं पुट करोगे, आप स्ट्रेट लाइन पाथ पुट करोगे, और जाहिर है ये उस टेढ़े मटेढ़े से कम होगा, उसको आप टाइम में डिवाइड करोगे, आपके पास वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? आगे देखो बच्चे, हमारे पास आगे आती है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बहुत ही आसान है। जो हमारे पास है ना एवरेज वेलोसिटी, इसका फार्मूला तो बहुत ही आसान है। एवरेज वेलोसिटी का पहले करवा रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी इट इज़ इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, मतलब एक बॉडी ने 3-4 डिस्प्लेसमेंट्स कवर किए हैं, उनको ऐड करो, वो कितने कितने टाइम में कवर किए थे उनको ऐड करो, डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। वेरी सिंपल। अब लेकिन जो एवरेज स्पीड है उसके फार्मूलाज आपके पास एक नहीं है, 4 हैं। एवरेज स्पीड के आपके पास 4 फार्मूले। याद रखना कि आपने स्पीड के फार्मूले वेलोसिटी में नहीं लगाने, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। स्पीड के फार्मूले स्पीड में, वेलोसिटी के फार्मूले वेलोसिटी में। ठीक है, इसके 4 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला तो बहुत ही आसान है, वही है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें डिस्टेंस आएगा डिवाइड बाय टोटल टाइम। अच्छा, अगला फार्मूला क्या है? इट इज़ इक्वल टू 2v1v2 ओवर v1 प्लस v2। सर ये कहाँ लगेगा बताता हूँ, डिवाइड बाय आगे आता है हमारे पास v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। अच्छा, आखिरी फार्मूला आपके पास, इसमें ये फार्मूला तो नहीं है, केस ही होता है वैसे ये। इसमें जो एवरेज स्पीड होती है ये इक्वल हो जाती है v1 के ही इक्वल होती है, और v2 यानी v1 v2 बराबर हो तो वो ही उसकी एवरेज बन जाती है। अच्छा, मेरे पास ये देखो, ये वाला कब लगेगा? बच्चे, ये वाला तब लगेगा जब आपके पास 2 डिस्टेंसेस कवर हुए हैं और वो दोनों डिस्टेंसेस क्या हैं, आपस में बराबर हैं, लेकिन जो टाइम लगा है उनको कवर करने के लिए वो बराबर नहीं है। मैंने इसकी डिटेल आपको सारी अपने लेक्चर्स में समझाई हुई है, मैं तो डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसमें यह है कि हमारे पास डिस्टेंसेस जो कवर होते हैं 2 वो बराबर नहीं होते, बट जो टाइम लगता है वो उनको कवर करने में बराबर लग रहा होता है। अच्छा, इसमें फिर ऑब्वियसली क्या होगा, समझ आ रही है ना? जो हमने डिस्टेंसेस कवर करने हैं 2 वो दोनों बराबर होंगे, और जो टाइम लगेगा दोनों को कवर करने में वो भी बराबर होगा। तो आप ये फार्मूलाज यूज़ करोगे। डिटेल मैंने समझाई हुई है, डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी, क्योंकि हमने पूरी फर्स्ट ईयर के फार्मूलाज कवर करने इसी लेक्चर के अंदर। एवरेज स्पीड होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, फिर आती है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड के फार्मूलाज बहुत आसान है। फिर बच्चे आ गई रिलेटिव स्पीड, वी रिलेटिव। इसका एक ही जनरल फार्मूला है, वो होता है अंडर रूट ऐसे v1 प्लस v2 माइनस 2v1 v2 cos थीटा। ये आपके पास रिलेटिव स्पीड का मामला है। रिलेटिव का मतलब है आप 2 कम से कम स्पीड को रिलेट करोगे। अच्छा, मैं कहता हूँ एक स्पीड अगर ऐसे है और एक स्पीड ऐसे है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 180 डिग्री का ऑब्वियसली। तो 180 डिग्री आप यहाँ cos 180 डिग्री पुट करोगे, सारे को सॉल्व करोगे, इसका निकल आएगा। अच्छा, मैं आपको 3 फार्मूले लिखवा रहा हूँ ऐसे ही, एक एंटी पैरेलल के केस में, एक पैरेलल के केस में, एक परपेंडिकुलर के केस में, कि 2 स्पीड्स आगे पास से परपेंडिकुलरली मूव कर रही हैं। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है।
मतलब स्पीड की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब रिलेट करना तो हमें इतना करना पड़ेगा ना, वैसे स्पीड कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीड इस तरफ है, मैं कह रहा हूँ बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है, ठीक है। इस केस में जो आपके पास रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला आता है, इट इज़ इक्वल टू v1 + v2। आप दोनों की वेलोसिटीज़ को, स्पीड को ऐड कर देते हो। इसमें आप जहाँ वो पैरेलल मूव कर रही होती हैं, आप दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हो। और इसमें आपके पास फॉर्मूला आता है √v1 का स्क्वायर + v2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास निकला है। अगर इसके अलावा कोई और आपके पास एंगल बन रहा है दोनों बॉडीज़ की मूवमेंट के दरमियान, तो आप वो थीटा की जगह पुट करोगे, समझो 60 डिग्री है, कोई और है, पुट करोगे, आप निकाल लोगे। जनरल फार्मूला मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी होगी। रिलेटिव वेलोसिटी के बाद बच्चे हमारे पास टॉपिक आता है एक्सेलरेशन का, वो भी बहुत ईजी है। एक्सेलरेशन का तो बच्चे एक ही फार्मूला होता है मेन, वो होता है इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी है, ना कि स्पीड, और ये चेंज है, ना कि खाली वेलोसिटी, ठीक है। अब ये चेंज का क्या मतलब है? चेंज का मतलब होता है, ये चेंज दो तरह से आ सकता है। अगर तो बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब चेंज आ जाएगा वेलोसिटी में, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पहले वेलोसिटी उसकी 10 है बॉडी की, बाद में 5 हो गई है, ये लो, कोई ना कोई चेंज तो आ गया ना, चेंज निकालना है। फाइनल माइनस इनिशियल करो, 5 - 10 -5 का चेंज आ गया। अच्छा, अब डायरेक्शन में क्या है? मैं कहता हूँ पहले वेलोसिटी इस तरह ऊपर नॉर्थ की तरफ है, बाद में इस तरफ ईस्ट की तरफ मूव करने लगी है बॉडी। पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 है, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गई है तो चेंज इन वेलोसिटी लाजमी आएगा। कैसे निकालोगे आप वो? आप हेड टू टेल रूल यूज़ करोगे। अगर मैं कहता हूँ ये है वी एफ, ये मैं कहता हूँ वी इनिशियल है, आप क्या करोगे? वी एफ माइनस वी आई, ये वी एफ लो, इसमें से वी आई निकालना है। अच्छा, वी आई अगर ऊपर की तरफ है तो माइनस वी आई नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, -10, ठीक है। वी आई माइनस वी आई, ठीक है। इसको मैंने इधर रख दिया, ऐसे कर रहा हूँ मैं, वी एफ प्लस माइनस वी आई, एक ही बात हो जाएगी ना, वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। तो ऐसे करना है हमने, 10 इधर भी 10 आ जाएगा, बट वो नीचे की तरफ है। रिजल्टेंट निकालना है हमने, ये चेंज इन वेलोसिटी आपको दे देगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, आपके पास निकल आएगा ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। निकाल लो, आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। इसका आंसर आएगा 10√2, आई थिंक सो, करके देखना। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, याद पॉइंट ये है कि अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज करो वेलोसिटी का तब भी आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज करो तब भी आ जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इन दोनों केसेस में एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन होगी। आगे आपने एक बात याद रखनी है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है जी, वो हमेशा डाउनवर्ड्स होती है, जो मर्जी हो जाए, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। ये मैं एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, ऑलवेज डाउनवर्ड्स होगी, ठीक है। यानी एक बॉल अगर वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, जी नीचे की तरफ ही है। एक बॉल है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन इसमें भी जी नीचे की तरफ ही है। जी ने हमेशा नीचे की तरफ होना, ये बात याद रखना। अच्छा, आगे चलो। आगे हमारे पास बच्चे आता है न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है? वो कहता है कि एक बॉडी पर कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इफ़ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। यानी कि अगर नेट फोर्स एक बॉडी पर लग रही है वो ज़ीरो है, तो बच्चे आपके पास अब वो बॉडी रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ये तो फर्स्ट लॉ है, तो बहुत सिंपल है, सबको आता है। अच्छा, सेकंड लॉ में वो ये कहता है कि पहले तो बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स, लेकिन अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स लग जाए, अगर वो नेट फोर्स लग जाए तो वो इक्वल होगी बॉडी के मास और एक्सेलरेशन। उस पर फोर्स लगे, जाहिर है वो मूव करेगी, मूव करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तो जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसकी नेट फोर्स निकल आएगी, कितनी नेट फोर्स पे लगाई गई है। आगे देखो, थर्ड लॉ कहता है कि एक हमारे पास एक्शन फोर्स होती है, एक रिएक्शन फोर्स होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं। ये एक्शन है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, ये रिएक्शन है, ठीक है। और ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे लग रही होती हैं, दो डिफरेंट बॉडीज़ पे, सेम बॉडीज़ पे एक्ट नहीं करती, ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास बच्चों आती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये तो न्यूटन्स लॉज हो गए तीनों। आगे हमारे पास हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो भी बहुत सिंपल है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चे? पहले इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वी एफ इज़ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ऐसे ही है, प्लस ए टी। अच्छा, अगली हमारे पास इक्वेशन है एस इज़ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरी में हमारे पास आता है 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये सारी आपको आती हैं, बच्चों वाली बातें हैं। अगर इन तीनों को मैं फ्री फॉल के केस में लिखूं, अगर इन्हीं इक्वेशंस को फ्री फॉल के केस में लिखूं तो ये थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, वो भी मैंने आपको सिखाई हुई है, मैं बस फटाफट से वो लिख रहा हूँ ताकि आपकी रिवाइज हो जाए। ये हो जाएंगी फ्री फॉल के केस में वी एफ
इक्वल्स वी आई, अब फ्री फॉल हो रहा है ना, तो वी आई प्लस जी टी। अच्छा, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो नीचे की तरफ हम एक्स जी पॉजिटिव लेते होते हैं। अच्छा, आगे एस, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है नीचे की तरफ, ये आ जाएगी एस। एस की जगह इसमें आप हाइट लिखोगे, कितनी हाइट से वो गिर रही है। ठीक है, हाइट इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस, इसमें भी प्लस लगेगा, हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाएगा 2GH इक्वल्स वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये आपके पास फ्री फॉल के केस में इक्वेशंस है। अच्छा, देख ली हमने ये सारा कुछ। आगे बच्चों आ जाओ, हमारे पास आता है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। इसका फॉर्मूला होता है, एक समझो मेरे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं कहता हूँ एक वेक्टर है मेरे पास आर, उस वेक्टर के अंदर क्या क्या दो चीज़ें होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये दोनों होंगी। अब जो डायरेक्शन है मुझे पता है वो यूनिट वेक्टर देता है। ये डायरेक्शन किसने देनी है, ये आर कैप जो है, दैट इज़ अ यूनिट वेक्टर। अब इसमें यूनिट वेक्टर का अगर यहाँ से फॉर्मूला निकालना चाहूँ वो क्या होगा, मुझे बताओ। फॉर्मूला निकल आएगा इसका, ये आर कैप इक्वल्स वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वेक्टर यहाँ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये लो, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। इसमें एक बात याद रखना कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, उसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। न्यूटन ये वो, उसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, डबल लाइन्स लगा रहा हूँ मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। ठीक है, और ये डायरेक्शन शो करता है किसी एक वेक्टर की। आगे आपने याद रखना कि हमारे पास अगर एक फ्री फॉल बॉडी है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, उसके लिए दो फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ मैं फॉर फ्री फॉल। फॉर फ्री फॉल अगर आपने डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड। मैंने आपको इसकी डिटेल समझाई हुई है, मैं इसे डिटेल में जाऊँगा। मैं कह रहा हूँ एक बॉडी गिर रही है, मुझे पता चौथे सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, nth सेकंड में। तो बच्चे इसका फार्मूला होता है S इक्वल्स 1/2 G 2n-1। n मतलब कितना सेकंड डाल लेना, ठीक है, 2n-1। फोर्थ सेकंड, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ये इसके लिए। nth सेकंड के लिए एक आपके पास फार्मूला इसमें होता है n सेकंड्स के बॉडी ने 3 सेकंड्स में या 4 सेकंड्स में, मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा इसमें। उसमें मैंने कहा था चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। 3 सेकंड में 10 मिनट कर लिया हुआ था उसने, चौथे सेकंड में कितना कर लिया, समझो 50 मीटर और कर लिया। टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 50 60 हो जाएगा टोटल। n सेकंड्स में कहता हूँ कि 4 सेकंड्स में कितना कर लिया। ये देखो, मैं कहता हूँ एक बॉडी है नीचे गिर रही है, मैं कहता हूँ 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में 30 मीटर कवर कर लिया, तीसरे सेकंड में उसने 40 कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि nth सेकंड, थर्ड सेकंड में उसने 40 कवर किया, लेकिन 3 सेकंड्स में, पूरे 3 सेकंड में 70 80 इसने कवर किया, टोटल 80। ठीक है, तो n सेकंड्स में और nth सेकंड में ये फ़र्क है, समझ आ गई। अच्छा, n सेकंड्स का फॉर्मूला होता है बड़ा आसान, S इज इक्वल्स टू 1/2 Gn²। ये लो, n आपके पास सेकंड है, कितने सेकंड में निकालना है आपने। आगे बच्चों आप में देखना है मोमेंटम। मोमेंटम के फार्मूले यहाँ लिख लेते हैं, बड़े आसान से फार्मूले मोमेंटम के। बच्चों मोमेंटम का जो अपना फार्मूला है, दैट इज़ इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा आगे आपने देखना है कि जो मोमेंटम है वो रिलेट कर रही होती है काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, वो क्या फार्मूला है इसका, वो होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू √2m/ke। काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करगी इस फार्मूले से। अच्छा, एक और इसका फार्मूला होता है मोमेंटम का, बट वो मोमेंटम का नहीं होता, वो चेंज इन मोमेंटम का होता है और वो फोर्स से रिलेट कर रही होती है, दैट इज़ F इज इक्वल्स ΔP ओवर ΔT। ठीक है, ये लो, और ये वाला जो फार्मूला है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ, समझ गए मेरी इस बात को, ΔP ओवर ΔT। मेरी बात याद रखो, एक जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम होता है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, ये बात समझ आ गई इस फॉर्मूले से। आगे आपने देखना है, आपने आगे फार्मूला देखना है, ये सारा तो हो गया। ठीक है, अगर आपने इसी फार्मूले में से जो मोमेंटम का लिखवाया
इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है ना, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। ये मोमेंटम इज इक्वल्स टू √2m/ke को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूँगा अब, √2m/ke। मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के लिए रीअरेंज करूँगा तो ये निकलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p²/2m, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं काफ़ी रिलेशंस। अगर मैं मोमेंटम कांस्टेंट कर दूं तो मुझे समझ आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी और जो मैस हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दो बॉडीज़ के लिए मैं इनको कंपेयर करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल, इन्वर्सली है ना, तो मैस 2 पर आ जाएगा m2/m1, ठीक है। इस तरह अगर आप मैस कांस्टेंट कर दोगे तो फिर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और आप उन दोनों का रिलेशन निकाल सकोगे। ये मैंने रिलेशन निकालना आपको सिखाए हुए हैं बहुत डिटेल में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आगे आओ, इम्पल्स। अच्छा, इम्पल्स का बड़ा आसान फार्मूला है। इम्पल्स ये इसका फार्मूला होता है F/Δt, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो आपके पास टाइम है वो बहुत कम हो और जो फोर्स है वो आपके पास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ये इम्पल्स की कंडीशन है। और जो इम्पल्स है वो इसका एक और फार्मूला है, ये इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। ये बात भी समझ आ गई। और आपने ये देखना है कि इम्पल्स जो है, मैं अब आपको सिर्फ इसका ये बताऊंगा, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होती है हमारे पास, एक मिनट रुको ज़रा, ये डिटेल मैंने समझाई हुई है, डिटेल नहीं समझाऊंगा मैं ये कैसे होता है अभी, वो मैंने लेक्चर में समझाया है। लेक्चर में जाके देखना है आपने, डिटेल अगर समझ नहीं आती तो। जब हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, एक बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, तब इम्पल्स हमारे पास ज़ीरो होती है। क्यों? एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। एक्सेलरेशन ज़ीरो तो F=ma, फोर्स ज़ीरो तो इम्पल्स ज़ीरो, ठीक है। सीधी सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उल्टा हो जाएगा या वेरिएबल वेलोसिटी में उल्टा हो जाएगा। इसमें आपके पास इम्पल्स विल बी नॉन ज़ीरो, यानी इम्पल्स एग्जिस्ट करेगी। आगे देखो, हमारे पास एक परसेंटेज फार्मूला है कि अगर हमने एक बॉडी का मोमेंटम 25% बढ़ा दिया है तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ जाएगी। या आपने उसका मोमेंटम 25% कम कर दिया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने % कम हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने आपको इस फार्मूले में दिखाया ये, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसका फार्मूला, परसेंटेज फार्मूला। तो बच्चे ये फार्मूला होता है परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 10 प्लस, एक मिनट, हाँ, 10 प्लस परसेंटेज मोमेंटम बाय 10 ये होल स्क्वायर माइनस 100। अच्छा, एक और है, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 10 माइनस परसेंटेज ऑफ मोमेंटम ओवर 10 होल स्क्वायर माइनस 100, ठीक है। मतलब प्लस माइनस का फ़र्क आया ब्रैकेट के अंदर सिर्फ। अब ये कब है? ये तब है जब आपके पास परसेंटेज इंक्रीज़ आ रहा हो। मतलब मैं कहता हूँ कि उसने मोमेंटम 5% ज़्यादा कर दिया, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने % ज़्यादा होगी, तब आप ये लगाओगे। ये आता है परसेंटेज डिक्रीज़ के लिए कि उसने मोमेंटम 5% या 10%, 50% डिक्रीज़ कर दी, तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ कितना आ गया। अच्छा, एक बात, इन दोनों फार्मूले की लिमिटेशन है, ये दोनों फार्मूलाज अप्लाई होते हैं जब हमारे पास जो परसेंटेज हो ना, वो मोमेंटम की, वो हमेशा या तो 10 के इक्वल हो, जो परसेंटेज मोमेंटम है ना वो, या तो वो 10 के इक्वल हो या 10 से ज़्यादा हो। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि परसेंटेज मेरे पास मोमेंटम की 20% इंक्रीज़ किया है या 20% डिक्रीज़ किया, तब मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मेरे पास 5% इंक्रीज़ किया या 5% डिक्रीज़ किया, तब क्या फार्मूला यूज़ करूँगा? उसके लिए फार्मूले हमारे पास अलग है। उसका फार्मूला बहुत आसान है, वो इक्वल है परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 2 टाइम्स परसेंटेज ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम 5% अगर इंक्रीज़ किया है तो 2 5 10, काइनेटिक एनर्जी 10% इंक्रीज़ कर जाएगी। और जो हमारे पास है परसेंटेज ऑफ, हाँ बस ठीक है, यहीं से आपने निकालना होता है। अब मैं अगर कहूँ कि अगर वो हमें परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी दे कि इतने % काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, बताओ परसेंटेज मोमेंटम कितनी है, तो आप इसको रीअरेंज करोगे। इसी तरह परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी उसने 10% से कम के लिए आपको दी गई हो, मतलब इसमें आपके पास जो है ना ये लेस देन 10% के लिए, ठीक है, 10 से कम होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ होगा।
समझ आ गई मेरी इस बात की? रीअरेंजिंग आपने कर लेनी है जिस भी चीज़ के लिए उसने पूछी हो। आगे आपके पास आते हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स में तो बच्चे हमारे पास सिर्फ स्लोप निकालने का फार्मूला होता है और कुछ एरियाज़ निकालने के लिए फार्मूलाज होते हैं। तो ग्राफ्स हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं ये। अच्छा, ग्राफ्स बच्चे जो ग्राफ्स होते हैं ना, इनमें आपने मेन चीज़ देखनी होती है क्या, इनमें आपने देखना है कि हमारे पास एक स्लोप निकालनी होती है। स्लोप निकालनी होती है ना ग्राफ्स की, उसका फार्मूला होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, या फिर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, या फिर हमारे पास इसका एक और फार्मूला होता है, वो इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल। अच्छा बस ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इन सब का। मैं कहता हूँ मेरे पास एक ऐसे ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना लेते हैं यहाँ से। मैं कहता हूँ मुझे बताओ इसकी स्लोप क्या है। स्लोप पता ना क्या होता है, समझाया हुआ मैंने सारा। मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है 10, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है 5, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1, यहाँ पे है 2। अच्छा, ये पॉइंट बन जाएगा ना, ऐसे 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 ऐसे। मैं इसे कहता हूँ ये है y2 10, ये 2 जो है ये है मेरे पास x2, क्योंकि x एक्सिस पे है, ये x1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर लो वैल्यू सारी। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 में y2 क्या है 10 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1, सॉल्व कर लो 5 ओवर 1, ये लो 5 आपके पास स्लोप है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और tan थीटा से अगर आपने निकालना हो तो वो भी बड़ा सिंपल है। उसमें ये होता है कि आपके पास ग्राफ दिया होता है ऐसे, और उसमें आपके पास एंगल दिया होता है ग्राफ का x एक्सिस के साथ। ये बात इंपॉर्टेंट है, x एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है। समझो ये थीटा है 45 डिग्री के इक्वल, तो आप इसका टैन ले लो। आपने स्लोप निकालनी है ना, तो आप कहोगे स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, या फिर स्लोप इज इक्वल टू टैन 45। तो बच्चे टैन 45 1 होता है, ये लो 1 आपके पास इसमें स्लोप निकल आई है। ठीक है, इस तरह से स्लोप आप निकालते होते हो। एरिया निकालना भी कोई डिफरेंट नहीं है, ये तो बच्चों वाली बातें होंगी कि मैं आपको एरिया निकालना भी सिखा रहा हूँ। समझो मेरे पास एक ग्राफ ऐसे है, ऐसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसमें ट्रायंगल का एरिया फार्मूला निकालोगे, स्क्वायर बन रहा होगा, स्क्वायर का ग्राफ निकाल लोगे। इस तरह से आपने इनके एरिया निकाल लेने होते हैं। आगे चलो, आगे बच्चों हमारे पास आता है आगे हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आगे इसका फार्मूला बहुत ही ईजी है, सबको आता है। m1v1 प्लस m2v2 इट शुड बी इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ठीक है, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब इसमें एक केस आता है हमारे पास कॉमन वेलोसिटी का, कि दो हमारे पास बॉल्स हैं, आफ्टर कोलिजन दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गई हैं, स्टिक कर गई हैं, अब वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, तो उनकी इस सेम वेलोसिटी को हम कहते हैं कॉमन वेलोसिटी। और इसका फार्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 इट शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू द कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, कॉमन वेलोसिटी जिसके साथ वो दोनों मूव करेंगी। आगे हमारे पास आती है इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। देखो, इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम कांस्टेंट होता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। अच्छा, एक हमारे पास बच्चों वेलोसिटीज़ को रिलेट करने का फार्मूला होता है, वो फार्मूला देख लो। इट इज़ वेलोसिटी को रिलेट कर रहा होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी v1 माइनस v2 शुड बी इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। ये फार्मूला भी याद रखो। आगे देखते हैं हम। एक हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इलास्टिक कोलिजन के दोनों फार्मूलेज हैं। ठीक है, दैट इज़ v1 प्राइम का फार्मूला और v2 प्राइम का फार्मूला, मतलब कोलिजन के बाद क्या होती है और कोलिजन से पहले क्या होती है। कोलिजन के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी कितनी है और कोलिजन के बाद दूसरी बॉल की वेलोसिटी कितनी है, इन दोनों के लिए आई है। ठीक है, देखो m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इन दोनों के नीचे m1 प्लस m2 तो आना ही है। अच्छा, अब यहाँ देखो दोनों के नीचे m1 प्लस m2 तो आना ही है, सिंपल सेम यहाँ पे, प्लस
m1 प्लस m2 दोनों के साथ आना है, प्लस m2 यहाँ पे दोनों के साथ आना है। यहाँ पर आपने v2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पर आपने v1 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ऊपर भी यही है। अब ऊपर देखो लेफ़्ट साइड पे यानी इस साइड पे ब्रैकेट आई थी ना, अब इस बार राइट वाली साइड पे ब्रैकेट आएगी, ठीक है। ये लो इस साइड पे ब्रैकेट आएगी, बट इसमें m2 माइनस m1 लिखना है आपने, ठीक है। ऊपर m1 माइनस m2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 2 है, ये इधर आ जाएगा, इस तरह का इधर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन 2m1 v1, ठीक है। ये देखो हमारे पास दोनों फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों फार्मूलाज हैं फॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल्स आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या आता है बच्चे। हमारे पास आगे केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन के हमारे पास केस 1 था कि हमारे पास दो बॉडीज सेम मैस की हों तो आफ्टर कोलिजन क्या उनकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो वो सारे आपने चारों केसेस पढ़ लेने हैं, वो खुद ही पढ़ लेने हैं। उनमें फार्मूलाज ऐसे यही अप्लाई होने होते हैं जो मैं 2 लिखवाए हैं और उसमें हमारे पास डिफरेंट निकल रही होती हैं वैल्यूज़, तो वो केसेस आपने लाजमी पढ़ लेने हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सीधा सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन तो हमें पता है कि हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग नॉर्मली हो रहा होता है। हमारे पास इसमें 2 टाइप्स है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, एक हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे लिखवाऊंगा, फिर ऑब्लिक के लिखूंगा। याद रखना हॉरिजॉन्टल के ऑब्लिक में नहीं लिखने फॉर्मूले, और ऑब्लिक के हॉरिजॉन्टल में लिखने। और इसकी एक और टाइप भी है वैसे, वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के हॉरिजॉन्टल में, ऑब्लिक के ऑब्लिक में, वर्टिकल के वर्टिकल में, ठीक है। इन तीनों के फॉर्मूले आपस में मिक्सअप नहीं करने। अच्छा अब देखो हॉरिजॉन्टल का पहला फार्मूला। बच्चे आपने एक बात याद रखनी है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हमारे पास, हमें तो पता प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स वाला जो कंपोनेंट होना था वो हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ये तो पता ही है। अच्छा मैं फॉर्मूला लिखो सिर्फ। अगर आपने हाइट फाइंड आउट करनी है, किस हाइट से आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका है, उसका फार्मूला बच्चे होता है हाइट इज इक्वल्स टू 1/2 GT², ठीक। अच्छा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हम इसे कहते हैं, ये ऊपर से किसी बॉल को फेंका है, ठीक है। ये समझो बिल्डिंग में खड़े हो आप, वहाँ से आपने इसको नीचे फेंका, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। कितनी हाइट आपने ये हाइट फाइंड आउट करनी, कितनी हाइट से फेंका था आपने, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 GT², ठीक है। अच्छा आगे देखो आप, अब टाइम कितना लगा इसको नीचे आने में वो फाइंड आउट करना है। ये होता है √2h/g, √2h हाइट कितनी थी ओवर g, ठीक है। इससे पता लग जाएगा। आगे देखो आपने देखना है कि इसका एक्स एक्सिस, इसने जो एक्स डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है, ये फाइंड आउट करना है। तो बच्चे इसका फार्मूला बड़ा आसान होता है, वो होता है, ये फार्मूला होता है एक्स का, आपने जो फार्मूला फाइंड करना है एक्स डिस्टेंस का, एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। कितना टाइम लगा, हाँ टाइम आप ऊपर वाले फार्मूले से निकाल सकते हो, ठीक। अब आपने किसी भी पॉइंट पे इसकी टोटल वेलोसिटी निकालनी है कि यानी इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी और वाई कॉम्पोनेंट। मैं कहता हूँ इस कॉम्पोनेंट यहाँ पर कोई ना कोई वाई वेलोसिटी, कोई ना कोई एक्स वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। मैंने वेलोसिटी निकालनी है, ना कि इसका कोई कॉम्पोनेंट। वेलोसिटी निकालने का बच्चे इसमें फार्मूला होगा, दैट फार्मूला विल बी इक्वल टू अंडर रूट v(f(x)² प्लस v(f(y)²। अच्छा याद रखो स्टार्टिंग में इनिशियल v(i)y, यहाँ पर आप देखो बॉडी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, यानी v(i)y जो होती है ना वो इस केस में 0 ही होती है। स्टार्टिंग में कोई भी y वेलोसिटी नहीं होती। तो स्टार्टिंग में ये तो बाद के लिए है, ठीक है, बाद में किसी पॉइंट पे निकालनी हो आगे जब y वेलोसिटी बनना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर आपने पहले अभी y वेलोसिटी नहीं बनना स्टार्ट हुई तब आपने निकालनी है तो वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसके इक्वल आएगी, खाली x के इक्वल आएगी, v(i)x के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे देखो, अगर आपने थीटा निकालना है कि इसका एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ जो वेलोसिटी है, थीटा का बच्चे फार्मूला होता है tan इनवर्स v(f(y), जाहिर है v(i)y तो 0 होता है, तो तब हमारे पास थीटा भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, 0 आ रहा होता है, ठीक है। tan 0 0 होता है। अच्छा v(f(y) ओवर v(f(x), ठीक है, समझ आ गई इस बात की भी। अब जो हमारे पास v(f(y) है ना, इसके अपने कुछ फार्मूले हैं और ये देखो अब मैं आपको थोड़े अलग अलग फार्मूले निकालता हूँ। देखो पहले x के लिए फिर y के लिए, v(i)x इक्वल होता है v(i) cos थीटा के। अच्छा v(f(x) इक्वल होता है v(f) cos थीटा के। लेकिन इनके मज़े की बात है दोनों आपस में भी इक्वल होते हैं, इन सब की वैल्यू सेम होती है, मतलब v(i)x इज इक्वल्स टू v(f)x, यानी कि इनिशियल और फाइनल x कॉम्पोनेंट सेम रहता है। अच्छा v(i)y ये मैंने आपको बता दिया बच्चे, ये 0 के इक्वल होता है। अच्छा जो v(f)y है वो किसके फिर इक्वल होगा,
इसके दो फार्मूले हैं, वी एफ वाई या तो इक्वल होगा जी टी के इक्वल होगा, या फिर इसका एक और फार्मूला है वी एफ वाई इज़ इक्वल्स टू √2GH। फार्मूले याद करो, समझाया मैंने उन्हें कैसे निकालने हैं, सिर्फ याद करो अभी, ठीक है। ये आपके पास हो गए सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूले, लाइन वाइज मैंने सारे लिखवा दिए। अब देखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के फार्मूले। बच्चे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास सिंपल और सिंपल वही मैं लिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। वी आई एक्स का फार्मूला वी आई कॉस थीटा के इक्वल है। अच्छा, वी एफ एक्स का फार्मूला वी एफ कॉस थीटा के इक्वल है, लेकिन ये दोनों आपस में भी इक्वल है क्योंकि मुझे पता है एक्स कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होना। वी आई एक्स इज इक्वल टू वी एफ एक्स। अच्छा, वी आई वाई किसके इक्वल है बच्चे? जो वी आई वाई है ना, इसमें आपके पास वी आई साइन थीटा के इक्वल है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई वाई कॉम्पोनेंट इनिशियली होता है, वी आई साइन थीटा। अच्छा, वी एफ वाई किसके इक्वल होगा? ये आ जाएगा वी एफ साइन थीटा के इक्वल होगा। अच्छा, इसका एक और फार्मूला होगा वी आई वाई वी एफ वाई का, वो क्या होगा? वी एफ वाई शुड बी इक्वल टू, ये मैं लगा रहा हूँ थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा रहा हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी लगेगा, ठीक है। वी एफ वाई इक्वल्स वी आई वाई किसके इक्वल है? वी आई साइन थीटा के, तो वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि इसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम जी लेते हैं ना, टोटली नेगेटिव लेते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ क्यों लेते हैं। अच्छा, माइनस जी टी। आगे देखो, ये तो इनके फार्मूला हो गए। आगे हमारे पास हाइट का फार्मूला है, हमारे पास रेंज का फार्मूला है, और हमारे पास टोटल टाइम का फार्मूला है। अच्छा, हाइट का फार्मूला बड़ा आसान है। हाइट का फार्मूला होता है टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट जो रीच होती है उसका फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2G। अच्छा, जो टोटल टाइम होता है कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम ऑफ लाइट, वो इक्वल होता है 2VI साइन थीटा ओवर जी, साइन थीटा ओवर जी। अच्छा, जो असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम होगा ना, मतलब एक ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, फिर नीचे आने में कितना टाइम लगा, ये दोनों ऐड होते हैं तो हमारे पास टोटल टाइम निकलता है ना। तो यानी ये इक्वल होता है वी आई साइन थीटा ओवर जी, ये डिसेंडिंग टाइम इक्वल होगा वी आई साइन थीटा ओवर जी, दोनों ऐड होते हैं तो हमारे पास निकलता है 2VI साइन थीटा ओवर जी टोटल टाइम। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? ये मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये भी आप फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं ये वाला भी। आगे देखो, रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आपके पास रेंज का फार्मूला होता है। और रेंज जो होती है मैक्सिमम आपको पता है कब होती है, मैक्सिमम कब होती है? 45 डिग्री के एंगल पे ये मैक्सिमम हो रही होती है। ठीक है, ये लो सारे फार्मूले हो गए। अब यही 3 फार्मूले जो मैंने आपको लिखवाए ना, यही 3 वर्टिकल में लगते हैं, लेकिन वर्टिकल प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन तो ऐसा होता है। ठीक है, जो वर्टिकल होता है उसमें होता है कि आप बिल्कुल ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हो और वो बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती है, ये होता है। ठीक है, वर्टिकल। तो इसमें जो हाइट वगैरह के फार्मूले हैं उसमें सिर्फ आपने एंगल 90 डिग्री पुट करना होता है। हाइट का फार्मूले में आप 90 डिग्री पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा साइन थीटा का 90 पुट करो 2VI ओवर जी, ये होगी हाइट 2VI ओवर जी। अच्छा, रेंज का फार्मूला, रेंज इसमें 0 होती है। देखो ये आगे तो गया ही नहीं हॉरिजॉन्टली, तो इसलिए रेंज 0 है। टाइम का फार्मूला होता है 2VI ओवर जी, साइन थीटा साइन 91 होता है ना, तो इसलिए ये। ठीक है, एक मिनट, हाइट का फार्मूला मैंने लिखा है VI स्क्वायर ओवर 2G है, यहाँ मैंने गलती की है, VI स्क्वायर ओवर 2G। ठीक है, चलो हाँ अब ठीक है। हमारे पास तीनों प्रोजेक्टाइल मोशंस के फार्मूले हो गए। बच्चे आगे आपने देखना है, आपने हाँ, अगर आपने किसी भी पॉइंट पे इस पर वेलोसिटी निकालनी है, मैं कहता हूँ मुझे बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, v क्या है, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल होगी, कुछ ना कुछ इसकी एक्स वेलोसिटी होगी, v क्या है, तो उसका फार्मूला बच्चे आपके पास यही होगा अंडर रूट VF स्क्वायर और VY स्क्वायर। ठीक है, VF एक्स स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर प्लस VF वाई स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये बात पता लग गई। आगे देखो, हमारे पास आता है आगे कुछ ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स मैंने आपको करवा दी मैं ऑलरेडी, तो हम देखेंगे कुछ। हाँ, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, इनके हम काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट और पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, इन दोनों के फार्मूलाज देखेंगे। बच्चे जो मैक्सिमम पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, उस पर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियली के जब आप फेंका था तब कितनी थी, इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उसका। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम हाइट पे होती है वो 0 नहीं होती, वो रुक नहीं जाता उसकी। देखो ऐसे बच्चे कहते हैं यहाँ मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, नहीं, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर इसकी वाई वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन एक्स वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, ठीक है, ऐसे होता है ये, एक्स वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, वाई नहीं होती। बाकी दोनों पॉइंट्स पर देखो वाई भी है। तो इसका फार्मूला निकलेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू sin स्क्वायर थीटा। ओके गुड, ये फार्मूले भी आपको आगे देखो बच्चों, हमारे पास आता है आगे हमारे पास इस चैप्टर में एस सच फार्मूला है रिलेटिव फार्मूलाज हैं जो इनको आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, हाइट को, रेंज को, टाइम को। हाइट इज इक्वल्स टू r/4 tan थीटा, ये आता है, ठीक है। एक और फार्मूला है, वो होता है हाइट इज इक्वल टू, टाइम के साथ रिलेट करना है इसको हमने, t² g/8। अच्छा, अगला है हमारे पास रेंज का, ये भी आसान ही है, vi cos थीटा इंटू टाइम, इन दोनों को रिलेट कर लिया हमने, बस ठीक है। ये हमारे पास फार्मूले इनके होते हैं। अच्छा, अब आपने अगर देखना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस का फार्मूला, बल्कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस का फार्मूला, तो वैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस मैंने आपको, आई डोंट थिंक, वैसे वो आपको नीड नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी भी आ जाओ, अगला चैप्टर हमारा वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, अच्छा, इसमें सबसे पहले वर्क का फार्मूला बच्चों, जो कि इक्वल होता है वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा, सबको पता है, यानी इट इज़ इक्वल टू एफ भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी वर्क निकलती है, ठीक है। ये आपको पता लग गया। आगे इसमें क्या आता है, इसमें बड़े कम फार्मूले हैं, इतने ज़्यादा फार्मूले नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। आगे हमने देखना है, एक बात याद कर लो कि जो इसका यूनिट के बारे में एक बात याद कर लो कि जो 1 जूल होता है ना, वो 10⁷ अर्ग के इक्वल होता है। अच्छा, ये पता है, बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं हम, जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाते हो ना, जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो आपके पास वर्क डन कम होता जाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि थीटा 0 डिग्री है, तो हमारे पास जो वर्क डन आता है ना, वो आता है मैक्सिमम FD के इक्वल आता है। लेकिन अगर आप थीटा 90 डिग्री लेते हो, थीटा बढ़ा दिया आपने, तो आपके पास वर्क डन 0 निकलता है। देखो, वर्क डन कम हो गया, मिनिमम हो गया, तो थीटा की वैल्यू बढ़ाने से आपके पास 0 से 90 तक आपके पास वर्क डन कम हो रहा होता है, ठीक है। एक बात याद रखो, जो एरिया ऑफ द FD ग्राफ है वो आपको वर्क डन दे रहा होता है, उसमें डिफरेंट एरियाज़ दे सकता है आपको FD के, इसमें तो फार्मूलाज नहीं है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। FD ये अगर आपको ऐसी फॉर्म है तो आप ट्रायंगल बना लोगे इसका, ठीक है। आप ट्रायंगल का फार्मूला कहोगे हाफ हाइट इंटू वही ना हाफ ब्रेथ इंटू हाइट का स्क्वायर। अगर आप ऐसे दिया तो आप नीचे लाइन खींचोगे, फिर आप स्क्वायर का लगा लोगे और आप इस तरह से एरिया निकालते जाओगे। एरिया ऑफ द FD ग्राफ गिव्स वर्क डन, इसने वर्क डन देना है एरिया ने, ये बात याद रख लो। और आपने आगे देखना है कि हमारे पास अगर वेरिएबल फोर्स हो, ये जो FD cos थीटा है ना, ये कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये जो फार्मूला है ना, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, फिर आपने वर्क डन निकालना है, तब निकलेगा। जब आपके पास वेरिएबल फोर्स लग रही हो ना, तब आपने क्या करना है, जब आपके पास वेरिएबल फोर्स लग रही है तब आपने कैसे निकालना है बच्चे। उसमें फिर होता है कि आप ना वर्क डन को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास ऐसे फोर्स लग रही है वेरिएबल पैचेस में, ये F में ले रहा हूँ वर्टिकली, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करोगे। इन पैचेस में हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, हर पैच में वर्क डन निकालेंगे। पहले पैच में वर्क डन 1 है, दूसरे में वर्क डन 2 है, n वाले में nth है, सारों को ऐड कर दोगे आपके पास वर्क डन निकल आएगा। तो वर्क डन वेरिएबल के लिए आप फार्मूला क्या निकालोगे, W1 + W2 टिल वर्क डन n, ठीक। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है वर्क डन का, F1D1 cos थीटा 1 प्लस F2D2 cos थीटा 2 टिल FNDN cos थीटा n, ठीक है। और अगर आपने इस तरह से आगे निकाल लेना होता है, ठीक है, समझ आ गई इस बात की। आगे अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आगे हाँ पावर आता है। पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास। पावर बच्चे, पावर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, FD कॉज, अगर आपके पास मैक्सिमम हो, कॉज 0 होता बात है, FD डिवाइड बाय आप टाइम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गई इस बात की भी हमें।
अब लेकिन अगर आप एक ये फार्मूला है इसका, ठीक, एक और फार्मूला देखो आप, पावर इज इक्वल, अच्छा ये डी बाई टी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके इक्वल होता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो देखो एफ इंटू वी। अच्छा, अब आप देख रहे हो कि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन ये स्केलर है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों का, एफ और वी का, यानी पावर को आप ऐसे लिखोगे, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ वी कॉस थीटा, ठीक है, समझ आ गई इस बात की, एफ वी कॉस थीटा करके भी आप इसको लिख सकते हो। आगे आपको पता है कई केसेस में जो हम एक बॉडी होती है उस पर अगर हम वेट लें, अगर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होती है ग्रेविटेशनल पुल, वो उसके वेट के बराबर होती है, और वेट का फार्मूला होता है एम जी, तो इसमें आप इसको इसके इक्वल भी ले सकते हो, एम जी वी कॉस थीटा, ये स्पेसिफिक केस में जब आप उसके वेट की बात कर रहे हो, ठीक है। आगे देखो पावर का एक और फार्मूला बचे, वो फार्मूला है पावर इक्वल्स, ये लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए, ठीक है, एनालॉग फॉर रोटेशनल मोशन है, ये आपके पास होता है एफ इंटू वी, आपके पास होता है नॉर्मली, ठीक है, एफ वी आपके पास नॉर्मली होता है लीनियर मोशन के लिए, ठीक है, लीनियर के लिए होता है। लेकिन आपके पास अगर रोटेशनल हो, रोटेशनल पावर, रोटेशनल मोशन हो रहा हो, उसके लिए फोर्स का होता है एनालॉग टॉर्क, वेलोसिटी का होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो ये निकल आएगा, ये लो, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये आपके पास निकल आया, ठीक है। और पावर आपके पास इन केस ऑफ, कहते हैं पावर का अपना फार्मूला क्या है, दोबारा लिखो, वर्क डन ओवर टाइम है ना, इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इन द फॉर्म, आप किसी बॉडी को ऊपर उठा रहे हो हवा में, तो वर्क डन जितना कर रहे हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच, ये लो, एम जी एच ओवर टी। अगर एक बॉडी का आप धक्का लगा रहे हो, उस पर जो वर्क डन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम कर दोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास बस, ठीक है, आपके पास सारे हो गए हैं, और इसमें कोई नहीं आता। एक बात याद रख लो कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये बात भी याद रख लो, 746 वाट। आगे हमारे पास बच्चे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मेनली एनर्जी का टॉपिक आ गया। एनर्जी का टॉपिक में हमारे पास एज सच फार्मूलाज हैं, पोटेंशियल, एक मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है हमने, और उसमें 2 टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का तो फार्मूला आपको आता ही है, दैट इज़ इक्वल्स टू एम जी एच। अच्छा, लेकिन ये फार्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। एक बॉडी आप ऊपर उठा रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हो ना, तो एम जी एच इसमें ये लगता है। अगला इसका बच्चे फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये आपको मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा, के एक्स नॉट का स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ये होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अच्छा, अगला फार्मूला बच्चे होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो किसके इक्वल होता है, क्यू डेल्टा वी, ठीक है, ये होता है सेकेंड ईयर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और हमारे पास स्टैकिंग का केस है, पोटेंशियल एनर्जी में ही आता है, स्टैकिंग का केस आता है कि आप एक बुक के ऊपर 5-6 बुक्स और रख दो, बताओ इनके करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्टोर हुई है उनमें, ठीक है, ऐसे स्टैकिंग की है आपने, समझो, ऐसे आपने एक के ऊपर ये 3 बुक्स आपने एक दूसरे के ऊपर रखनी, स्टैक कर दी। एक मिनट, मैं कहता हूँ ये 1 है, ये 2 सेकंड बुक है, 3rd है। अब इन तीनों को आपने दूसरे के ऊपर स्टैक किया, कोई ना कोई एनर्जी लगी है इनको स्टैक करने में, पकड़ के रखे ना, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है वो निकालनी है। तो बच्चे इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम जी एच, ठीक। अब n क्या है, n है कितने नंबर ऑफ हैं, इसमें ये 3 है ना, तो आप इसमें n3 पुट करोगे, ठीक है, मतलब 3 इंटू 3-1, ये लो 3 इंटू 3-1 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू एम जी एच, यानी एक का मैस कितना है और एक की हाइट हमारे पास टोटल कितनी है, एक की हाइट कितनी है, ठीक है, एक की थिकनेस कितनी है, ये आपके पास h होगी, ठीक है, एक की थिकनेस कितनी है, ये आपके पास h होगी, एक का ही आपने
मैस पुट करना है, एक का ही मैस पुट करना है और एक की ही हाइट पुट करनी है, ठीक है। इस तरह आपके पास स्टैकिंग के केस में निकल आएगा। आगे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको आराम से पढ़ा दी है। आगे आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान है बच्चे, देखो काइनेटिक एनर्जी में आपके पास आता है मेन फार्मूला हाफ mv²। मोमेंटम के साथ रिलेट करना चाहोगे तो आपका फार्मूला आता है p²/2m, बताया हुआ मैंने। परसेंटेजेस के फार्मूले मैंने करवा दिए हैं आपको पहले भी, और मैंने आपको रिलेशन निकालना भी निकाल दी कि दो को हमने कंपेयर करना है तो हम कैसे निकालते हैं, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 1/2 इक्वल्स m2/m1, ये मैंने आपको करवा दिया हुआ है। आगे आपने देखना है तो अब आता है आगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बहुत सिंपल है वो भी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अच्छा बच्चे, इसमें क्या होना होता है, हमारे पास समझो एक हमारे पास गाड़ी है, वो जा रही है किसी स्पीड से, मैंने ब्रेक लगाई, एकदम से ब्रेक लगाई, मैंने कहा वो 6, मैंने समझा मेरे पास एक गाड़ी है, मैं 50 की स्पीड से जा रही है, ये समझो एक ऑब्जेक्ट है या गाड़ी है, 50 की स्पीड से पहले गई, ब्रेक लगाई, ये यहाँ पे आके ब्रेक लगा दी, ये 6 मीटर और आगे ट्रैवल की और रुक गई यहाँ पे आके, ठीक है, आगे आके रुक गई बिल्कुल। फिर एक और है, अब इसकी स्पीड है 100, स्पीड डबल कर दी मैंने। अब मैं कह रहा हूँ मैंने यहाँ पर आके ब्रेक लगाई है, तो बताओ ये कितने डिस्टेंस बाद रुकेगी, जाके कितने डिस्टेंस बाद रुकेगी, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है इसमें हमने। तो इस केस में बच्चे आपके पास बहुत ही आसान है, ये लगना होता है फार्मूला, जो वर्क डन होता है ना वो सारा स्टोर हो जाता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि उसने रुक जाना जाके, ऐसा ही है, तो वो ज़ीरो कर देंगे, ये एफ डी के इक्वल हो जाएगा और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, एफ डी इक्वल्स माइनस हाफ mv², ठीक है, माइनस mvi²। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो फोर्स लग रही है दोनों गाड़ियों में, दोनों केस में गाड़ियों पे जो फोर्स लग रही थी वो ब्रेक लगा रही थी गाड़ियों की, गाड़ी की ब्रेक सेम है तो दोनों केस में फोर्स सेम है, यानी फोर्स कांस्टेंट है, 1 और 2 कांस्टेंट है, मैस गाड़ी का ज़ाहिर है कांस्टेंट है, तो आप देख रहे हो कि डी का डायरेक्ट रिलेशन निकला है vi² से। अच्छा, पहले में आपने वेलोसिटी रखी थी 50, अगले में रखी थी 100, डबल कर दी थी, तो पहले में अगर मैं 50 को vi कहूँ, अगले को मैं 2vi कहूँ, तो ऐसे कह सकता हूँ मैं, स्क्वायर हो गया था, ये हो जाएगा 4vi², यानी 4 टाइम्स होगी। पहले मतलब अगर 6 थी तो बाद में 4 टाइम्स उसके होगी, मतलब 6 मीटर पहले बाद जाकर रुकी थी ना, अब बाद में जब डबल स्पीड कर दी तो 24 मीटर बाद दूर जाके रुकेगी। ये मैंने आपको जल्दी से समझा दिया। अच्छा, अब हमारे पास इसके आगे आता है कि हमारे पास अब 2 गाड़ी है, एक और केस है आखिरी, इसमें फार्मूला तो नहीं है लेकिन मैंने समझा दिया आपको बहरहाल कि केस ही है, फार्मूला नहीं है। आगे पास एस्केप वेलोसिटी आ गई, आगे एस्केप वेलोसिटी आ गई। बच्चे एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आपको आना चाहिए, 2-3 फार्मूले हैं इसके। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला पहला होता है √2g, एक मिनट, 2 आना था, √2g m/R, ये रेडियस ऑफ अर्थ वाला आर है, ठीक है। जी का, स्मॉल जी का अपना इसमें फार्मूला होता है gm/r², ठीक है। अब मैं इसको अगर इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहूँ तो एस्केप वेलोसिटी का एक और फार्मूला निकलता है, दैट इज़ इक्वल टू √2gr, ड्राइव नहीं कर रहा, यानी एस्केप वेलोसिटी के यहाँ पे 2 फार्मूले हैं, √2gm/r और √2gr। इसका एक और फार्मूला भी है वैसे, वो बड़ा मज़े का फार्मूला है, वो होता है ड्राइव नहीं कर रहा, करके दिखा रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ मैं, 8g रो डेंसिटी वाला πr² डिवाइड बाय 3, फार्मूला याद कर लो, ठीक है। MCQ में दे सकता है कि ये भी क्या एक फार्मूला है कि नहीं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन आपको मुश्किल ही आया है। एस्केप वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा, और आपने हमारे पास आगे फार्मूला आता है टोटल एनर्जी का, ये तो भर गया पेज। आगे फार्मूला आता है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी। तो बच्चे टोटल एनर्जी हमारे पास जो इक्वल होती है ना, वो हमेशा इक्वल होगी आपके पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी है और कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को ऐड कर दो टोटल एनर्जी निकलेगी एक बॉडी की, ठीक है। ये बात याद रखना आप।
अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टोटल एनर्जी एक बॉडी में 10 है तो वो 10 ही रहेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बॉडी में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वो कम हो, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, पहले अगर ये 7 थी समझो ये 3 थी, बाद में अगर ये 5 हो गया, ये कम हो गया, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, वो 5 हो जाएगी। ओवरऑल हमारे पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी होती है 10 की 10, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये उस केस में जब हमारे पास फ्रिक्शन ना हो, जब फ्रिक्शन होगी तो फ्रिक्शन के तौर पे कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाएगी और टोटल एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा, ये बात समझा दी मैंने। अब हमारे पास आता है एक फार्मूला, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात भी याद रखो। समझो एक ऐसे बॉल है, नीचे गिरा रहा हूँ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन आप देख रहे हो वो मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है। यानी कि ऐसे है, डेल्टा जितनी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि समझो इसकी 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो बिल्कुल नीचे गिर गई है, ज़मीन पे आ गई है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो है, तो सारी की सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी 10 जूल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। समझ गए मेरी इस बात को? तो जितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। आप इसका फार्मूला ऐसे ही लगा सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बड़ी थी ना, बड़ी वाली पता रखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इनके फॉर्मूले पुट करो, हाफ एम स्क्वायर एम जी एच, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर एम जी एच 1 माइनस एम जी एच 2। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है इसमें, एक काम करो, हाफ एम कॉमन ले लो ना, हाफ एम कॉमन ले लो, ये लो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसमें आप एम जी कॉमन ले लो, ये लो H1 माइनस H2 निकल आया, एम से गया, ये लो हाफ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एक फार्मूला ड्राइव कर दिया मैंने आपको, G इंटू H1 माइनस H2, ठीक, ये निकल आया। ये इग्नोरिंग द फ्रिक्शन है, ठीक है, इग्नोरिंग द फ्रिक्शन है। लेकिन जब फ्रिक्शन बीच में आ जाए तब क्या होगा, जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी बनी थी काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही, यानी पोटेंशियल एनर्जी ने का सारा चेंज कन्वर्ट हो जाना था काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन इस केस में अब मैं कहता हूँ फ्रिक्शन आ गई है, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी बनेगी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैं कहता हूँ 2 जो एनर्जी ज़ाया होगी फ्रिक्शन में, पीछे कितनी रहेगी 8, तो वो 8 बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। और इसमें ऐसा आपका कोई फार्मूला नहीं है इस चैप्टर में। तो हाँ, एक फार्मूला आप काइनेटिक एनर्जी का एक और याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक में मैं लिखवाना भूल गया था, ये है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, फोर्स वाला ये, इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, बस ख़त्म। यहाँ पे आपके वर्क एनर्जी के फार्मूलाज वाइंड अप होते हैं। आगे आ जाओ सर्कुलर मोशन। बच्चे सर्कुलर मोशन तो बड़ा ही आसान है। अच्छा, हमारे पास है अब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बच्चों काफ़ी इजी चैप्टर है, तो इसमें भी कोई इतने ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है, जल्दी से कवर हो जाएगा। अच्छा, पहले हमारे पास इसमें हमें देखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सीधी सी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज़ इक्वल टू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझ आ गई। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद बच्चों आती है एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ से इसका फार्मूला निकलता है, इट इज़ इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, समझ आ गई इस बात की। फिर हमारे पास बच्चों अगला फार्मूला आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपको आने चाहिए। अब इसमें ना आपने क्या याद करना है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका आपके पास यूनिट होते हैं, 3 यूनिट होते हैं, रेडियन, डिग्री और रेवोल्यूशन। तो आप ये याद कर लो कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स 360 डिग्री, और विच इज़ आल्सो इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये बात आपको फार्मूला रिलेशन आना चाहिए ताकि आप कन्वर्जन्स अच्छे से कर सको यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक रिलेशन आना चाहिए जिससे रिलेट करते हैं हम लीनियर और रोटेशनल पैरामीटर्स को, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करना है तो हो जाएगा एस इक्वल्स, डिस्प्लेसमेंट है लीनियर वाला, थीटा क्रॉस आर, आर ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है बच्चों, थीटा क्रॉस आर। और हमारे पास अगला है ये लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स
ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा, जो रेडियस वेक्टर होता है ना वो हमेशा सेंटर से प्रोजेक्ट होता है और पेरिफेरी की तरफ आता है, ठीक है। ये रेडियस वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन है, इन केस आपको नहीं पता था। आखिरी हमारे पास बच्चों है एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, ठीक। और वो हमारे पास होता है लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्रॉस आर, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपके हो गए। अब इन तीनों फार्मूले में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इन जैसे कि ये एक फार्मूला है एस इक्वल टू थीटा क्रॉस आर ना, इसमें जो है ना एस परपेंडिकुलर है थीटा के और ये उसके परपेंडिकुलर आर के, यानी तीनों चीज़ें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ये बातें तीनों फार्मूले में अप्लाई होंगी। यानी वी इज़ आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ओमेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू आर, इसमें परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा टू आर। इनकी आपको डायरेक्शंस आती हैं, आपको पता ही है कि ये जो एंगुलर पैरामीटर हैं थीटा, ओमेगा और अल्फ़ा, ये तीनों अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं। आगे हमारे पास बच्चे इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो भी बहुत आसान है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ये देख लो, ये हो जाएगी ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। अच्छा, आगे हमारे पास हो जाएगी थीटा इज इक्वल्स एस की जगह है ना ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा। बस आपने रिप्लेस कर देना है लीनियर पैरामीटर्स को एंगुलर पैरामीटर से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। वी आई स्क्वायर, ये लो, ये आपके पास सिंपली हो गए आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। आगे बच्चों हमारे पास आता है, आपने देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो टॉपिक है वो देखना है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो बहुत ही आसान टॉपिक है। इस पे आपके पास सिर्फ 2 ही मेन फार्मूले आते होते हैं, विच इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स का अपना फार्मूला जो कि क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, इसमें जो है ना वी स्क्वायर ओवर आर वो क्या है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, दैट इज़ वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मैस इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये बात भी समझ आती है। अच्छा, मैंने सारी इसकी फिज़िक्स समझाई हुई है, मैं सिर्फ फार्मूले करवाऊँगा आपको और कुछ भी नहीं। आगे हम देखते हैं, हमारे पास एक फार्मूला आता है कि हमारे पास ये है ना सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है। अगर मैं इस वी पे एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा पुट कर दूँ, तो क्या होगा, वो मैंने ऊपर फार्मूला करवाया ना, तो फिर क्या होगा, फिर बच्चे ये होगा, ये होता है ना वी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना, मैं ये पुट करने लगा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, बट इसमें नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि इसमें ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है और रेडियस वेक्टर इस तरफ होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन आना लाजमी है। ये फार्मूला आपने याद कर लिया। यहाँ से एक चीज़ याद कर लो कि जब आपके पास लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। समझ आ गई। आगे देख लो बच्चों, इसमें हमारे पास आता है फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स रिलेटिंग विद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला सिर्फ मैं आपको लिखवाऊंगा, दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर, ये आर रेडियस है, ठीक है। अब टाइम पीरियड मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का अपोजिट है, एफ इसमें फ्रीक्वेंसी थी, तो इन्वर्स है दोनों दूसरे का ना, एम आर ओवर टी स्क्वायर, ये लो, ये टाइम पीरियड के साथ रिलेशन निकल आया। अच्छा, अगर इसमें से मैंने अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का, अगर मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालने हैं एफ और टी के साथ, तो वो ये होंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, इसमें से सिर्फ एम रिमूव होगा और कुछ भी नहीं, आर एफ स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर, सिंपल है। और इसमें भी अगर अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी मैंने इसका अपना फार्मूला आपको लिखवाया था, वो था वी स्क्वायर ओवर आर, इसमें भी आप आर ओमेगा इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये फार्मूला बच्चे बन जाएगा एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, बट नेगेटिव साइन, क्यों, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंटर की तरफ होती है, ये रेडियस वेक्टर आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो ये लो आपके पास ये भी निकल आया। आगे देखो बच्चों, हमारे पास आता है रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मोमेंटम। ये 2 फार्मूले हैं बड़े आसान से। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको काइनेटिक एनर्जी के साथ जो फार्मूला रिलेट कर रहा होता है वो होता है, मैंने करवाया अब आपको लेक्चर्स में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस आपको फार्मूला लिखवा रहा हूँ। ये होता है 2ke ओवर आर, ठीक, काइनेटिक एनर्जी के साथ।
मोमेंटम के साथ जो रिलेट कर रहा होता है बच्चे, वो फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू P²/mr। ठीक, ये फार्मूला इन दोनों को रिलेट कर रहा है। आगे हमारे पास सर्कल्स आ जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल और एक वर्टिकल सर्कल। अब इन दोनों सर्कल्स में ना हमने निकालना होता है वेलोसिटी और टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलो यहाँ बना लेते हैं। ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, समझो मैं एक पकड़ के एक पार्टिकल को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, यानी ऐसे घुमा रहा हूँ, ये पार्टिकल है, ऐसे मैं उसको घुमा रहा हूँ। ठीक, और वर्टिकल सर्कल बच्चे हमारे पास ऐसे होता है कि एक मिनट, आई एम सॉरी, और वर्टिकल सर्कल ऐसे होता है, नहीं सही नहीं बना, ये ऐसे होता है वर्टिकल सर्कल। हाँ, कि एक पार्टिकल को हमने पकड़ा हुआ है ऐसे, और उसको हम नॉर्मली ऊपर से नीचे इस तरह वर्टिकली घुमाते जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें ये होता है कि हमने टेंशन निकालनी होती है और वेलोसिटी निकालनी होती है डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट कर लो, ये बॉटम पॉइंट है, ये भी एक साइड वाला पॉइंट है, ये भी एक साइड वाला पॉइंट है। इसमें सारे हर पॉइंट पे ना सेम ही आती है वेलोसिटी और वो। अच्छा, इसमें वेलोसिटी का फार्मूला होता है हर जगह √3gr। ठीक है, और इसमें जो टेंशन का फार्मूला होता है वो सेंट्रीपिटल टेंशन, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है और वो होता है mv²/r। ठीक, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। अब आप देखो वर्टिकल सर्कल में। अच्छा, वर्टिकल सर्कल में मैं आपको ना थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगा। टॉप पॉइंट के लिए बच्चे वेलोसिटी होती है √gr। ठीक, और टेंशन होती है mv²/r -mg। अच्छा, ये टॉप पॉइंट पे है। अब मेरे पास आ गया बॉटम पॉइंट, आगे ये लो, बॉटम पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी होती है √5gr, और जो हमारे पास टेंशन होती है वो बॉटम पॉइंट पे होती है mv²/r +mg। अच्छा, अब हमारे पास साइड्स वाले पॉइंट्स पे सेम होती है। ठीक है, मतलब इधर भी सेम होगी और इधर भी सेम होगी वेलोसिटी और टेंशन। इधर वेलोसिटी हमारे पास होती है √3gr। अच्छा, और टेंशन होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल mv²। आपने देखा होगा कि साइड्स वाले पॉइंट पे ना हॉरिजॉन्टल सर्कल वाला हिसाब है। गौर करो कि यहाँ पर बॉटम पॉइंट पे जब हमारे पास आता है ना, तो टेंशन स्ट्रिंग में सबसे ज़्यादा होती है। बॉटम पॉइंट पे जब ये घूमता यहाँ तक आया था ना, तो स्ट्रिंग में टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा टूटने का चांस यहाँ पर होता है, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ब्रेक कर सकती है, सबसे ज़्यादा चांस है कि वो ब्रेक कर जाएगी स्ट्रिंग यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जनरल फार्मूले ये हमारे सारे निकले कैसे। मैं जनरल फार्मूले आपको अगर लिखवा दूँ, ज़रूरत तो नहीं है वैसे, ये याद कर लो, ज़रूरत नहीं है आपको, चलो देख लो वैसे क्या ही जा रहा है। वेलोसिटी का बच्चे जनरल फार्मूला होता है, दोनों टाइप्स ऑफ सर्कल्स में वेलोसिटी निकालनी हो किसी भी पॉइंट पे, तो वो होता है 3gr - 2gr cos थीटा, 3gr - 2gr cos थीटा। ठीक, और टेंशन का फार्मूला होता है जनरल फार्मूला mv²/r -mg cos थीटा। अब आप कहेंगे सर थीटा क्या है? बच्चे जो थीटा है ना, इट इज़ द एंगल बिटवीन वेट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, वेट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल मैंने टॉप पॉइंट लिया, टॉप पॉइंट में मुझे पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ नीचे की तरफ है, सॉरी और वेट भी इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ नीचे की तरफ, और वेट भी इस पार्टिकल का नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, वेट भी पार्टिकल का नीचे की तरफ, यानी जिस डायरेक्शन में वेट है उसी डायरेक्शन में हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। वेट नीचे, ठीक है, नीचे है, सेंटीमीटर फोर्स भी नीचे है, दोनों के पास 0 डिग्री एंगल है। 0 यहाँ पुट करो, वेलोसिटी निकल आएगी और आपके पास टेंशन भी निकल आएगी। इस तरह से आपने करना होता है। अच्छा, आगे हमारे पास आते हैं इसमें क्लॉक हैंड्स, वो भी बड़े सिंपल से हैं। क्लॉक हैंड्स हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। क्लॉक हैंड्स, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है करने वाला। सेकेंड हैंड की स्पीड याद कर लो, वो ओमेगा इसे को तो θ/t से निकालते हैं। θ/t मतलब π/30 रेडियन पर सेकेंड निकलती है। मैंने आपको ये डिटेल में करवाया हुआ है, ये मुझे लगता नहीं करवाने की ज़रूरत है। और मैंने आपको मिनट हैंड की करवाई हुई है, वो होती है मिनट हैंड की होती है, ये सेकंड हैंड की है, SH लिख रहा हूँ, मिनट हैंड की यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो होती है π/30 रेडियन पर मिनट। ये यूनिट चेंज है, अगर आपने रेडियन पर सेकंड में निकालनी है तो आप वो कर लो, कन्वर्जन कर लो। ठीक है, मैंने सिखाई हुई है आपको कैसे करनी है। और फाइनली आपके पास आवर हैंड जो आता है, HH लिख रहा हूँ, इसकी होती है π/6 रेडियन पर आवर। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको करने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से करवा दिया है। इनकी आपको मैंने रेशियोज़ निकालना भी सिखाई थी कि स्पीड की रेशियोज़ कैसे निकालते हैं। फाइनली हमारे पास आता है रियल एंड अपेरेंट वेट। अच्छा, रियल एंड अपेरेंट वेट,
इसमें ना अगर एक बॉडी रेस्ट पे हो, अच्छा अपेरेंट वेट ना हम टेंशन को कहते हैं, ठीक है, टेंशन इसे हम कहते हैं अपेरेंट वेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक बंदा खड़ा है ऐसे, सर हमजा हैं आपके, ये सही नहीं बन रहा मेरे से, ऐसे ये सर हमजा हैं आपके, ये लिफ्ट में आ गई, ऊपर स्ट्रिंग है ना, किसी स्ट्रिंग से लटकी होती है, तो जो इसमें टेंशन होगी ना स्ट्रिंग में, वो होगी अपेरेंट वेट, और मेरा जो अपना वेट होगा वो मेरा रियल वेट होगा, ठीक है। अब जब एलिवेटर रेस्ट पे होगा ना, रेस्ट पे, तब एपरेंट और रियल वेट बराबर होंगे। जब एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तब बच्चे फार्मूला होगा W, ये रियल वेट इज इक्वल्स टू T प्लस MA, अपेरेंट वेट प्लस MA, ठीक है। और जब वो अपवर्ड मूव कर रहा होगा एलिवेटर, अच्छा तब होगा तब फार्मूला होगा W इक्वल्स अपेरेंट वेट माइनस MA। और जब फ्री फॉल हो रहा होगा, मतलब आप वो स्ट्रिंग ही तोड़ दोगे तो टेंशन कोई बचेगी नहीं उसमें, तो आपके पास टेंशन तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग ही टूट गया, फ्री फॉल होने लग गया, गिरने लग गई है एलिवेटर, टेंशन ज़ीरो और W इक्वल्स mg। चलो अच्छा बच्चों, अगला चैप्टर हमारे पास है वेव्स का। ये बड़ा ही मज़े का चैप्टर है। अच्छा वेव्स में ऐसा ना ज़रा फार्मूले नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी ज़्यादा है, क्लासिफिकेशन वगैरह है, लेकिन मैं आपको जो फार्मूले हैं वो मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले आता है स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसमें एक बात याद रखना, जब हमारे पास मीडियम सेम रहेगा, जब हमारे पास मीडियम सेम रहेगा, मतलब मीडियम चेंज नहीं होता उस वेव का, तो हमारे पास स्पीड कांस्टेंट रहेगी हमेशा, ठीक, हमेशा स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और जब हमारे पास मीडियम चेंज हो जाएगा, मतलब एक वेव है वो डेंस से रेयर मीडियम में चली गई है, तो हमारे पास हमेशा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी इस मामले में, ठीक है। अच्छा अगर इसमें स्पीड कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ से f वहाँ पे आके डिवाइड कर दो, तो हमें पता लग जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दो, पता लग जाएगा v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक। आगे आपने देखना है कि हमारे पास अगला इसमें जो मेन फार्मूला आता है, दैट इज़ ऑफ फेज़ डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। फेज़ डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये फार्मूला बड़ा आसान है। और फेज़ डिफरेंस का बच्चे फार्मूला आपके पास इसमें है फाई इज़ इक्वल्स टू, ये फाई फेज़ डिफरेंस है, ठीक है, 2 पाई x ओवर लैम्डा। मैंने आपको समझाया है फेज़ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो ये इन दोनों फार्मूलाज को रिलेट कर रहे हैं, फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को, ठीक है। और आप वैसे ये भी देख लो कि चलो बता देता हूँ, समझो ये एक वेव है, मैं कहता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे पता है ये पॉइंट 90 डिग्री पे है, ये वाला पॉइंट 180 डिग्री पे है, तो ये जो एंगल का डिफरेंस है ये फेज़ डिफरेंस है। और मैं कहता हूँ ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर दूर हैं, ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के दरमियान, ये पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह हम इनको रिलेट कर रहे होते हैं, फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को, ठीक। आगे देखो हमारे पास आता है मेनली स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड बच्चे, स्पीड ऑफ साउंड का जो आपके पास जनरल फार्मूला है ना, दैट इज़ वेरी सिंपल, और वो फार्मूला आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू इलास्टिक इज इक्वल्स टू अंडर रूट इलास्टिक मॉडुलस ओवर डेंसिटी, ठीक है, ओवर रो, ये इसका फार्मूला है, अंडर रूट सारे पे है, ठीक। अब ये आपके पास फार्मूला है। अब इसमें आपके पास 2 वेरिएशंस है, एक न्यूटन्स का फार्मूला है, एक लैप्लेस का फार्मूला है, ठीक। मैं आपको पहले न्यूटन का लिखवा रहा हूँ और फिर मैं आपको लैप्लेस का लिखवाता हूँ। अच्छा न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने ये किया था कि उसने जो ई है ना, ये प्रेशर के इक्वल पुट कर दिया था, इलास्टिक मॉडुलस, और लाप्लेस ने जो इलास्टिक मॉडुलस है ये गामा पी के इक्वल पुट किया था, गामा पी। गामा मैंने आपको बताया है ना, मोनोटोमिक गैस के लिए 1.67, डाई के लिए 1.41, पॉली के लिए 1.29 मैंने वैल्यूज़ लिखवाई हुई हैं, खैर वो अलग बहस है। तो इसके लिए न्यूटन के लिए आपका क्या फार्मूला बन जाएगा मुझे बताओ। न्यूटन्स के लिए आपका फार्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्रेशर ओवर रो, सही है। और इसके लिए आपके पास क्या बन जाएगा लाप्लेस के लिए, गामा पी बाय रो। इनमें से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, लाप्लेस वाला। ओके हमारे पास ये सारा कुछ आ गया, मैंने बताया हुआ कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा एडियाबैटिक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। आगे हमने देखना है कि टेम्परेचर का और स्पीड ऑफ साउंड का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी बहुत आसान है बच्चे। देखो जब आप स्पीड ऑफ साउंड बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, बट विद एन अंडर रूट टेम्परेचर के साथ, ठीक है। और ये टेम्परेचर आपने लेना होता है केल्विन में, ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। सेल्सियस में अगर आपको उसने दिया हो ना तो आपने इसको पहले केल्विन में चेंज करना है,
ठीक। अब आप देखो आगे हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी का हमारे पास यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा अंडर रूट इनवर्स के साथ है जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है ना। तो ये वाला तो ईजी था बिल्कुल। अच्छा आगे हमारे पास आता है, यहाँ से निकलेगा एक्चुअली, ठीक है, या फिर यहाँ से कह लो आप निकलेगा बहरहाल। इसके बाद हमारे पास बच्चों इसमें आता है कि इंटरफेरेंस वाला टॉपिक आता है। इंटरफेरेंस वाला टॉपिक आता है, उसमें हमारे पास दो हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, सही है। तो पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टिव को दिखा देता हूँ और फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के भी दिखा देता हूँ। अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये हो रहा होता है कि आपके पास दो वेव्स होती हैं जिनमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव में क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा होता है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा होता है। डिस्ट्रक्टिव में ये हो रहा होता है कि ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ जाता है और क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाता है। अच्छा तो जो वेव्स होती हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती हैं इसमें, और उसमें एक दूसरे में कंस्ट्रक्ट कर देती हैं, एक दूसरे को बढ़ा देती हैं। अच्छा जो इसमें पाथ डिफरेंस होता है ना कंस्ट्रक्टिव में, मैंने आपको समझाया है, वो एक्स दो वेव्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, उन दोनों वेव्स में होता है एम लैम्डा के इक्वल, ठीक। और जो एम है वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एम कैन बी 0 1 2 3 कुछ भी, 0 1 प्लस माइनस 1 में से 2 कुछ भी हो सकता है आगे से, एंड सो ऑन। जो इसमें माइनस में भी हो सकता है ये। जो पाथ डिफरेंस हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है बच्चे, वो होता है अबाउट 2m + 1 λ/2, ठीक, λ/2 ये पाथ डिफरेंस होता है। और m सेम, इट कैन बी 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे अब देखो इसमें जो हमारे पास इंटेंसिटी मिलती है हमें, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव में दैट इज़ इंटेंसिटी मैक्सिमम, सिंपल, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू √I1 + √I2 होल स्क्वायर। दो वेव्स की इंटेंसिटी, दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं इसमें, और सिंपली इसमें जो इंटेंसिटी मिलती है दैट इज़ द इंटेंसिटी मिनिमम विच इज़ इक्वल टू √I1 - √I2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गई हैं। एक बात याद रखो, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का भी आपस में एक रिलेशन है, दैट इज़ इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक, ये बात याद रखनी है आपने। और हमारे पास इसमें अगर आप फार्मूला निकालना चाहते हो, जैसे आपने इसको खोल लिया, इसको खोलोगे तो क्या होगा, ये होगा √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर, मैं सब करके दिखा रहा हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 √I1 √I2, ठीक है, ये फार्मूला आता है ना। आगे देखो इसमें आप देख रहे हो, मैंने आपको कहा है कि आप इसको ऐसे भी दोनों तरफ अंडर रूट लो, क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √I, √I1 की जगह आप A1 लिख सकोगे, ठीक है, A1 का स्क्वायर, यहाँ पे फिर A2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप लिख सकोगे सिंपल 2A1 A2। तो आप एम्पलीट्यूड की फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को कर सकते हो फॉर बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस। बस करके दिखा दिए मैंने, करने की ज़रूरत नहीं है आपको वैसे। बहरहाल आगे आपने देखना है तो बहरहाल अगर आपने आगे देखना है जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फार्मूलाज हो गए, आगे आपने देखना है बीट्स। अच्छा बच्चों, जो बीट्स होती है ना, उनमें जो फार्मूला, उनमें एक ही फार्मूला होता है दैट इज़ ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दो समझो आपके पास हैं, मैं लेता हूँ ट्यूनिंग फॉक्स लेता हूँ, दोनों को हिट करता हूँ, एक की फ्रीक्वेंसी है 10, दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 8, दोनों को माइनस कर दो 2, तो 2 आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब आपने दोनों फ्रीक्वेंसीज को माइनस करना होता है, F1 - F2, सिंपल, बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास निकल जाती है। और बीट फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, ये बात भी याद रख लो। बीट टाइम पीरियड निकालना हो, ये बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट टाइम पीरियड निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है टाइम पीरियड, तो 1/n कर लो, ठीक है, समझ आती है इस बात की। चलो बीट टाइम पीरियड भी निकल गया कि 1 सेकंड में कितनी बीट्स बन रही है, मतलब एक बीट को बनने में कितना टाइम लगता है। आगे आपके पास आती हैं स्टेशनरी वेव्स, ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है बच्चे। स्टेशनरी वेव्स ये लेंथी है ज़रा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ फार्मूलाज कराने हैं तो ये चुटकी में हो जाना है। मैंने तो बहुत डिटेल में समझाया भाई अपने लेक्चर में, तो आपने लाजमी इसका लेक्चर लाजमी ले लेना अगर बाकी नहीं लिए हुए तो। अच्छा स्टेशनरी वेव्स बच्चे मैं पहले आपको करवाऊँगा इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, पहले मैं आपको एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में करवाऊँगा ये, फिर हम ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप्स लिखेंगे। स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो इनके फार्मूलाज होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ वगैरह का मैं लिखवा रहा हूँ। जो nth फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका फार्मूला होता है NF1, ठीक, NF1 मतलब फर्स्ट हार्मो के लिए आप N1 पुट कर दोगे, सेकंड के लिए आप N2 पुट कर दोगे, 2 लूप्स के लिए, मतलब एक लूप ऐसे है तो आप N1 पुट करोगे, 2 लूप्स हैं मतलब ऐसे है
तो आप ऐसे n2 पुट करोगे। आगे पास अगर ये 3 है, मतलब ऐसे हैं 1 2 3 ऐसे हैं, तो फिर आप क्या करोगे, n3 पुट करोगे। इस तरह से काम चलना होता है, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो फ्रीक्वेंसी वाली बात समझ आ गई आपको। NF1। अच्छा, जो F1 है उसका अपना फार्मूला क्या है? F1 जो होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है और उसका अपना फार्मूला बच्चे होता है F1 इट इज़ इक्वल टू 1/2L 1/2L लेंथ है ये, अंडर रूट F/m। इसमें ये F फोर्स नहीं है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ठीक है। F/m, m इज़ द मास पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर कोई स्ट्रिंग है उसका मास कितना है, ठीक है। ये आ गया। आगे हमारे पास देखो आता है फार्मूला फॉर लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ n शुड बी इक्वल टू 2L/n, ठीक। 2L/n लेंथ निकालनी हो तो आप यहाँ से रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 2L/n ये आपके पास आ गया। ये बातें समझ आ गई। इसके बाद बच्चे देखो स्टेशनरी वेव हो गया। ऑर्गन पाइप्स देख लेते हैं। एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप होता है। उन दोनों के फॉर्मूलाज भी मैं आपको करवा देता हूँ। ऑर्गन पाइप्स ओपन एंड क्लोज होते हैं हमारे पास। ओपन ऑर्गन पाइप भी होता है और क्लोज ऑर्गन पाइप भी होता है। अच्छा, ओपन ऑर्गन पाइप के अगर आपने फंडामेंटल उसकी आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला निकालना है अगर, तो आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक के लिए है। अच्छा, इसका फार्मूला होता है Fn इज इक्वल्स टू NF1 ही, उसके जैसा ही होता है। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3, इसी तरह से आपने ना निकालना होता है, ठीक है। अब इसमें F1 का क्या फार्मूला होता है बच्चे? इसमें F1 का फार्मूला होता है, इसमें आप यानी 1/2L अंडर रूट F/m नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें लेंथ नहीं है स्ट्रिंग की कोई भी, ठीक है। मतलब टेंशन नहीं है स्ट्रिंग में, सॉरी, कोई स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन कहाँ से होगी, इसलिए आप वो नहीं पुट कर सकते। तो इसमें F1 का फार्मूला होता है अपना, और वो होता है जो इसमें, एक मिनट, जो इसमें F1 का फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ, वो होता है V/2L, ठीक है। F1 इज इक्वल टू V/2L। समझ आ गई मेरी बात की? V/2L। अच्छा, इसमें भी इसका एक और फार्मूला F1 का फार्मूला यही होता है। वैसे ओरिजिनली V/2L ही होता है, V/2L ही होता है। ये जो V आगे है ना, इसमें ये एक आगे इक्वल होता है अंडर रूट F/m के, ठीक है। तो इसमें ये स्ट्रिंग वाले में मैं कह रहा हूँ V इज इक्वल्स टू अंडर रूट F/m। तो फिर हम इसको अलहदा अगर हम इसको ऐसे लिखें कंबाइन, मतलब समझ नहीं आ रहा है ना आपको, मैं करके दिखाता हूँ। ये F1 है, इसका बच्चे फार्मूला होता है V/2L। एक बात समझो, V/2L। मैं आगे कह रहा हूँ जो V का अपना फार्मूला है ना, वो है अंडर रूट F/m। इसको पुट कर दो ऊपर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2L लैदा कर दो, अंडर रूट F/m निकला है ना। चलो समझ आ गई इस बात की। यहाँ पे V/2L है, अंडर रूट V आप अंडर रूट F/m के इक्वल नहीं पुट कर सकते इसमें। अच्छा, इसमें n वही 1 2 3 जो सा हार्मोनिक होगा उस हिसाब से आप पुट कर दोगे। अच्छा, आगे हमारे पास बच्चे आता है इसी में फ्रीक्वेंसी हो गया। अब आएगा वेवलेंथ। वेवलेंथ इसमें वही 2L/n की इक्वल ही है, कोई मुश्किल नहीं, इसमें सेम है, स्ट्रिंग वाले ही है। बस इसमें आप वो नहीं कर सकते, अंडर रूट F/m नहीं कर सकते, 2L/n, ठीक। समझ आ गई बच्चे? आगे देखो हमारे पास जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें क्या है। जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो वही है, लेकिन एक इसमें कैच है, Fn इक्वल्स NF1, ठीक है। लेकिन इसमें कैच है, जो n है ना, आप सिर्फ ऑड नंबर्स यूज़ कर सकते हो। लाइक 2 नहीं यूज़ कर सकते, 4 नहीं यूज़ कर सकते, ऑड नंबर्स ओनली, 1 3 5 7 ये हार्मोनिक्स होंगी इसकी, ठीक है। ऑड नंबर्स ओनली, ठीक है। और जो F1 है, इसमें F1 का फार्मूला क्या होगा फिर बच्चे? इसमें F1 का फार्मूला बड़ा ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एंड दैट इज़ F1 का फार्मूला होता है V/4L, ना कि V/2L। और आप अंडर रूट F/m इसमें भी पुट नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। चलो, फ्रीक्वेंसी आ गई और आगे फिर वेवलेंथ आ गया बच्चे। वेवलेंथ का इसमें फार्मूला होता है 4L/n, ठीक है। 2L/n नहीं, 4L/n। और इसमें भी जो n है ये आपने ऑड नंबर पुट करना होता है, ठीक है। ये भी आपने ऑड नंबर पुट करना होता है, सिंपल। चलो आगे हमारे पास बच्चे आ गया है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट के 2 जनरल फॉर्मूले हैं, उससे उसके सारे के सारे केसेस आप ना क्लियर हो जाते हैं डॉपलर्स इफेक्ट के। तो नया पेज बना लेते हैं। हाँ, ये लो, डॉपलर्स इफेक्ट आ गया। डॉपलर इफेक्ट के 2 जनरल, आपको मैं जनरल फार्मूला लिखवा रहा हूँ। उसका जनरल फार्मूला वैसे
आई एम सॉरी, बच्चों जो डॉपलर्स इफेक्ट है इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, जब हमारे पास जो सोर्स और ऑब्जर्वर हैं, बल्कि इसका ना जनरल फार्मूला मैं आपको एक ही लिखवाता हूँ। जनरल फार्मूला लिखो, जो हमारे पास आएगी ना एपरेंट फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू ये स्पीड ऑफ वेव प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स इनटू एफ। ठीक, ये रियल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो लिखवा दिया, इसको अप्लाई कैसे करना है? पहला केस देख लो, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा होता है, सोर्स इसमें रेस्ट पे होता है, तो वी एस आप इसमें वैसे ही ज़ीरो पुट कर दोगे। ठीक है, वी एस आपने ज़ीरो पुट कर दी, और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टूवर्ड्स द सोर्स। अब जब वो टूवर्ड्स द सोर्स यूज़ करता है, हमें पता है कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, हमने ना प्लस लगाना होता है। ये लो एफ इट इज़ इक्वल्स टू वी, मैंने कहा प्लस लगाना है हमने, प्लस वी नॉट, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसकी कोई ना कोई है स्पीड। आगे एफ मैंने आपको बताया है वो स्टेशनरी है सोर्स, तो डिवाइड बाय वी आ जाएगा खाली, क्योंकि ये स्टेशनरी है तो ये ज़ीरो हो जाएगा ना, ज़ीरो पुट करोगे तो प्लस माइनस आगे कुछ बचेगा ही नहीं। खैर, ये पहला केस होगा। दूसरे केस में हमारे पास बच्चे होता है कि आपके पास ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स, अब अवे जा रहा है, पहले उसकी तरफ जा रहा ऑब्जर्वर टूवर्ड्स सोर्स। ठीक है, अब ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम सोर्स। ठीक, अब इसमें आपने सिर्फ माइनस लगा देना है, आपने प्लस वाला आप यूज़ नहीं करना, आपने वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाय वी इंटू एफ। ठीक, अब आपने आगे, क्योंकि इसमें सोर्स की तो ज़ीरो है ना, तो वो आप जनरल फॉर्मूले में सोर्स के आप ज़ीरो ही पुट करोगे। अगला केस है व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब आप सोर्स मूव करा रहे हो, व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इसमें ऑब्जर्वर की अब आप ज़ीरो यहाँ पुट करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा वी ओवर, अब ये अवे मूव कर रहा है तो हमने प्लस यूज़ करना है इसके लिए। ठीक है, उल्टा है, यस, इनटू एफ। ये लो, अब अगला क्या होगा? ऑब्वियसली सोर्स मूव्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो इसमें ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है तो खाली ऊपर वी आएगा, इधर नीचे वी माइनस वी एस आ जाएगा। ठीक, आगे इनटू एफ आ जाएगा। बस देखो कितनी आसानी से निकलते जा रहे हैं फार्मूला। मूव्स मैंने मूव्स अवे का करवा दिया ना, व्हेन मूव्स अवे वी ओवर। ठीक है, और मूव टूवर्ड्स का भी मैंने करवा दिया, वी माइनस वी एस। ठीक है, अब आगे हमारे पास आता है कि अब इस बार हमने सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव करवाने हैं। 6 केसेस हैं इसके। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करें, तब हमारे पास ऑब्जर्वर की भी एग्जिस्ट कर रही है, सोर्स की भी वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, दोनों ही ज़ीरो नहीं होंगी। ठीक है, अब मुझे पता है जब ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव करता है तो मैं प्लस लगाता हूँ ऊपर, तो वी प्लस वी नॉट। अब मुझे पता है सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो मैं माइनस लगाता हूँ, वी माइनस वी एस, आगे एफ लगा दो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मुझे आखिरी केस है कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मुझे पता है कि जब ऑब्जर्वर उससे दूर जाता है सोर्स से तो मैं माइनस लगाता हूँ, और मुझे पता है कि जब सोर्स दूर जाता है तो मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ, वी प्लस वी एस इंटू एफ। चलो ये लो, ये आपके सारे डॉपलर्स इफेक्ट के फार्मूलाज हो गए। याद रखो, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा होता है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा होगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी रियल से। ठीक है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी जब डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा होता है सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होती है रियल फ्रीक्वेंसी से। ठीक, ख़त्म हो गया, यहाँ पे डॉपलर्स इफेक्ट आपका ख़त्म हो गया। आगे बच्चे आपने देखना है हमारे पास अब एज सच वेव्स वाला चैप्टर तो ख़त्म हो गया, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर पड़ा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम के फार्मूलाज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल पेंडुलम में फार्मूला ऑब्वियसली इसके टाइम पीरियड का आएगा, तो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला मैं आपको सबसे पहला करवाऊँगा टाइम पीरियड का। सिंपल पेंडुलम आपको याद होगा, मैंने एक्सट्रीम डिटेल में जाके पढ़ाया था आपको, पता नहीं कौन कौन से केसेस पढ़ाए थे आपको निकाल के, मैंने याद होगा ना। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये बात तो पता है। अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि अब जो पेंडुलम है, पेंडुलम जब उसका मूव कर रहा होता है बॉब, तो उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होती है, उसकी एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है माइनस जी एक्स ओवर एल, माइनस जी एक्स ओवर एल, ये फार्मूला आता है आपको। ठीक है,
और अगर आपको मैं दिखाऊं क्या कहते हैं इसका एक और फार्मूला एक्सेलरेशन का ही, दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसमें आप कह रहे हो कि एक्स क्या है, एक्स बचे डिस्प्लेसमेंट है, आगे माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, और हमारे पास आगे आता है ओमेगा का अपना फार्मूला। ओमेगा का अपना फार्मूला होगा, यहाँ लिख लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल। आप देखें यहाँ पे फार्मूले में अंडर रूट एल ओवर जी आता है, इसमें अंडर रूट एल जी बाई एल आएगा, पुठा उल्टा आएगा इससे, ठीक है। आगे हमारे पास आता है पेंडुलम इन एलिवेटर। एक पेंडुलम को मैं अगर एलिवेटर में डाल दूँ, पेंडुलम इन एलिवेटर, मैं वही सारे आपको जो मैंने डिटेल पढ़ाई हुई है ना उसके फार्मूलाज लिखवा रहा हूँ। पेंडुलम इन एलिवेटर, ठीक, मतलब एक मैंने लिफ्ट में डाल दिया है पेंडुलम। अब जब वो एलिवेटर ऊपर जाता है, जब एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करेगा तब टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा। मैंने आपको समझाया भाई सारा कैसे होता है, मैं सिर्फ फार्मूला लिखाऊंगा, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए क्या है, किस एक्सेलरेशन से वो ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगला है जब हमारे पास एलिवेटर नीचे मूव करेगा तब फार्मूला निकलेगा टाइम पीरियड इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस ए, ठीक, ओके। अब अगला है कि हमारे पास जो एलिवेटर है वो फ्री फॉल कर जाए, ठीक है। एलिवेटर मतलब उसकी आप ऊपर से रस्सी तोड़ दो, ये फ्री फॉल करे अंडर ग्रेविटी, तब हमारे पास टाइम पीरियड जो होगा ना, इसका कोई फार्मूला ऐसा नहीं निकलेगा। जब टाइम पीरियड है ना वो इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब पेंडुलम अपनी ना वाइब्रेशन ऐसे ऐसे वो कर रहा, जो पहले इधर जा रहा ऐसे ऐसे जा रहा था, अब वो अपनी वाइब्रेशन नहीं करेगा, ठीक है ना, वो रुक जाएगा, इन्फिनाइट टाइम पीरियड हो जाएगा, कभी कर ही नहीं सकता वो पूरा अपनी वाइब्रेशन पूरी कर ही नहीं सकता, ठीक। असल में होता ही कैसे है, जब वो नीचे गिर रहा होता है ना तो उसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो जाती है, ठीक है। करके दिखा देता हूँ आपको मैं, नीचे जा रहा ना, गिर तो नीचे ही रहा है, तो फार्मूला तो यही वाला यूज़ होगा ना ऊपर वाला, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस ए, लेकिन इसमें जो ए है ना वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अंदर नीचे गिर रहा है, जी से क्या यहाँ 0 आ जाएगा, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज़ इन्फिनाइट, इसलिए यहाँ इसका आंसर इन्फिनाइट निकल आता है। अच्छा आगे चलो, अगले में ये है कि अब आपने पेंडुलम को कार में डाल दिया, पेंडुलम इन कार, पहले एलिवेटर बताया मैंने, पेंडुलम को एलिवेटर में डाला था हमने, अब पेंडुलम इन कार। अच्छा इसके फार्मूला आसान है, देखो पेंडुलम इन कार, जब कार रेस्ट पे है, जब कार रेस्ट पे है तब इसका फार्मूला होगा सिंपल, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं बन रहा ना, गाड़ी रुकी हुई है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अभी तो यही है। अच्छा जब व्हेन कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विद इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, मूव्स विद इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म ना लगाओ, इंक्रीजिंग वेलोसिटी कह लो, जब वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, तब आपके पास इसका फार्मूला निकलना है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, कैसे निकलना है मैंने ये पढ़ाया हुआ है लेक्चर में, वहाँ से जाके देख लेना आपने अगर आपको समझनी है। अंडर रूट जो 1 शॉर्ट सीरीज़ है ना लेक्चर्स की, वो मैंने बनाई हुई है, उसको अच्छी तरह देख लेना, अगर नहीं समझ आ रही फार्मूला देख लो भी, ये सिर्फ फार्मूलाज की वीडियोज़ है, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है, एल ओवर, ठीक है। अब वेलोसिटी से इंक्रीज़ और ज़ाहिर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो एक्सेलरेशन डाल देनी है आपने। आगे देखो, व्हेन कार मूव्स इन सर्कुलर मोशन, मतलब गाड़ी घूमने लग जाए, तब टाइम पीरियड क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर अंडर रूट, दोबारा से अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओवर आर होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। समझ आ गई इस बात की भी, चलो वेरी गुड। अब हमारे पास ऐसा पेंडुलम के फार्मूलाज ख़त्म होते हैं, अब हम देखते हैं आगे वही सिंपल पेंडुलम तो हो गया, एक और हमारे पास सिस्टम है वो थोड़ा सा इजी है इसके कंपैरिजन, दैट इज़ मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम में बच्चे आपको बस ये आना चाहिए कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक,
और इसमें जो आपके पास आता है ओमेगा है, उसका फार्मूला होता है √k/m, और जो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है दैट इज़ इक्वल्स टू 2π√m/k। ठीक, इसमें बस आपने यही चीज़ें देखनी है मेनली। बाकी आपको सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए सारे मैथ्स सिस्टम का, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद अ नेगेटिव साइन। ठीक, इसका मतलब भला क्या है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 डिग्री का एंगल है। बाहर आए लेक्चर में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ क्या चीज़ है। अब आगे देखते हैं हम कि हमारे पास कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिस्टम है ना, उसका अगर आपने किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है, मैं कहता हूँ मैंने किसी भी एक सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है x = x0 sin थीटा। ऐसे मेरे पास अगर वेव बन रही है, मुझे पता है कि यहाँ पर इसका एंगल होगा 90 डिग्री। मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं थीटा 90 पुट करूँगा। यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं थीटा 180 पुट करूँगा। यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं 270 पुट करूँगा। तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकलते जाते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो गया। आगे देखो वेलोसिटी का फार्मूला। वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा √x0² माइनस x²। ठीक, इसमें आपने डिस्प्लेसमेंट जो आप उस फार्मूले से निकालोगे ना, वो आपने यहाँ पुट करना होता है। मतलब कहते हो, जैसे मैं कहता हूँ मुझे बताओ 90 डिग्री पे क्या वेलोसिटी है, 90 डिग्री पे आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, sin 91 x0 के इक्वल आएगा। यहाँ x की जगह आप x0 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास वेलोसिटी निकलेगी। बाहर आए लेक्चर्स में मैंने करवाया हुआ है, सारा टेबल बनवाया था मैंने इसका बहुत बड़ा। वेलोसिटी का आ गया। अगला आता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ω² इंटू x। इसमें भी यही करना है, x निकालना है और पुट करना है, ω² x। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। बस जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ना, वो है ½ k x²। x निकालना है, पुट करना है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपैरेटिवली, लेकिन वो भी बहुत आसान है। ½ k x0²। x0 है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, 1 माइनस x²/x0²। ठीक, और जो टोटल एनर्जी है उसका फार्मूला क्या है, मैंने आपको पहले भी कराया है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये हमेशा कांस्टेंट होती है। समझ आ गई इन बातों की। आगे इसमें ऐसा मुझे देखने दो, कोई फार्मूला आपको करवाने वाला है तो मैं करवा देता हूँ। नहीं, फार्मूला ऐसा सच आपको करवाने वाला नहीं रह गया इसमें कोई भी। बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं, केसेस हैं जो कि मैंने लेक्चर्स में करवा दी हुई हैं। चलो, ये वाला चैप्टर भी अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट होता है। आखिरी चैप्टर हमारा रह गया थर्मोडायनामिक्स। अच्छा बच्चों, आखिरी हमारा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, इसमें तो बहुत ही कम फार्मूलाज हैं, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, अच्छा इसमें मेनली पहले तो आपको सबसे पहले आना चाहिए दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो क्या है, डेल्टा Q इक्वल्स E प्लस W। यानी एक बॉडी जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और साथ वर्क डन करवाने में काम आ जाएगी। अब आपको ये तो पता है कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है या फिर हीट कब पॉजिटिव होती है, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले से। अच्छा, हमारे पास अब आते हैं प्रोसेसेस कुछ इसमें, इस चैप्टर में एडियाबैटिक, आइसोथर्मिक, ये वो। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मिक प्रोसेस में ये कैसे चेंज होता है। देखो, आइसोथर्मिक प्रोसेस में होता ये है, यहाँ लिखता हूँ मैं, आइसोथर्मिक प्रोसेस में होता ये है कि टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी कोई इंक्रीज़ नहीं करेगी, यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ के आ जाएगा 0, उसको आप 0 पुट कर दो तो डेल्टा Q इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल आ गया। समझ आती है। अच्छा, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो हीट एक्सचेंज है वो 0 होता है, तो यानी डेल्टा Q 0 आ जाएगा। तो फिर आप इसको 0 इज इक्वल टू E प्लस W रीअरेंज करके लिखो, ये ऐसे आ जाएगा, E इज इक्वल्स माइनस W। ठीक, अब आपने गौर करना है, जब हमारे पास एक्सपेंशन हो रही होती है या वर्क डन बाय गैस हो रहा होता है, एक्सपेंशन हो रही होती है, तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क डन जब पॉजिटिव होगा तब हमारे पास देखो ये पॉजिटिव, तो फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है ना, तो फिर डेल्टा Q भी इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल।
और जब हमारे पास कंट्रैक्शन हो रही होगी गैस की, ठीक है, तब हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव तो फिर हमारे पास डेल्टा क्यू भी नेगेटिव, ठीक। लेकिन एडियाबैटिक में क्या होता है कि जब हमारे पास एक्सपेंशन हो रही होती है वर्क डन तो पॉजिटिव होगा एक्सपेंशन में, लेकिन फिर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, उसके साथ नेगेटिव आएगा। एक्सपेंशन वर्क डन पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा साइन रखना है ना हमने इन दोनों का, ठीक है ना, इन दोनों का आपने उल्टा साइन रखना है। यहाँ पे समझ आती है इस बात की। तो फिर ई आपके पास नेगेटिव होगा। जब गैस कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी वर्क डन तो नेगेटिव होगा, बट फिर इंटरनल एनर्जी आपकी ई आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारा कैसे होता है मैंने सारा लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी एक्सप्लेन में नहीं कर रहा, ठीक है, आपने लेक्चर देख लेना अगर नहीं समझ आ रही तो। अच्छा, इसके बाद वैसे आ रही होगी समझने को, मुश्किल बातें तो है नहीं। आगे है आइसोबेरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब हमारे पास इसमें जो फार्मूला होता है ना, वर्क डन का अपना फार्मूला एक याद कर लो, यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ मैं। वर्क डन का अपना फार्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और इंटरनल एनर्जी का इस केस में अपना फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सम ऑफ ऑल मोलिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो इसका ये फार्मूला है, ठीक। अच्छा, आइसोबेरिक प्रोसेस में ये हो रहा होता है बच्चे कि हमारे पास पी डेल्टा वी है ना, तो अगर आप फार्मूला लगाते हो तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू ई प्लस पी डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बस, और कोई बात नहीं, यही फार्मूला यूज़ होगा। आइसोबेरिक में यही होगा यूज़। और आइसोकोरिक में क्या होगा कि आपके पास अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो आ जाएगा, डेल्टा वी ज़ीरो पुट कर देना है बस हमने इसी फार्मूले में। ये लो, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू ई प्लस पी डेल्टा वी ज़ीरो आ जाएगा, ये लो, ये ख़त्म हो जाएगा आगे, तो फिर फार्मूला आ जाएगा हमारे पास डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू ई। ये वाले फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चे। इसके बाद आगे कुछ ग्राफ्स वगैरह होते हैं, इनकी कुछ डिटेल्स होती हैं, वो आपने पढ़नी है। एक बात याद रख लो, जो एरिया होता है, जो एरिया ऑफ द पीवी ग्राफ है वो देता है वर्क डन, ठीक। ये आपने बात याद रखी। फिर वही बात है कि अगर आपके पास जैसा मर्जी एरिया दिया हो, ट्रायंगुलर दिया हो, स्क्वायर दिया हो, आपने निकाल लेना वहाँ से। और फिर बच्चे याद रखना इसमें एक बात और कि साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, उसमें वर्क डन ज़ीरो होता है। आगे देखो, इसमें फिर प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला आता है, प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला आता है, दैट इज़, एक फार्मूला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है इसके वजह से। प्रेशर इज़ इक्वल्स टू 1/3 रो, आगे आ जाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये प्रेशर ऑफ द गैस का एक फार्मूला है, ठीक है। अब इस पे अगर आप देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आप, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी एम एस, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। यानी मैं इस फार्मूले को ऐसे लिख रहा हूँ, वी मीन स्क्वायर, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक। अब जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यहाँ से फार्मूला मैं निकालता हूँ अपना, वो होगा इक्वल्स 3p/ρ, ठीक है। और अगर मैंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी तो मैं इसका अंडर रूट ले लूँगा, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा, वो VRMS बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 3p/ρ, ठीक है। और आपके पास आगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक और फार्मूला है, वो मैं अलग करके लिखवा रहा हूँ, ये अलग है, बिल्कुल डिराइव नहीं करवा रहा, बस लिखवा रहा हूँ, अंडर रूट 3RT/m, अंडर रूट 3RT/m, ठीक है। और ये मैस इन kg है ऑफ दैट गैस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मैस होता है 32, तो लेकिन आपने kg में पुट करना है तो वो हो जाएगा 0.032 kg, ठीक। आगे देखो, आगे आपने देखना है रिलेशंस निकालने, तो मैंने आपको सिखा दिए हुए हैं। हाँ, इनके ओपन फार्मूले लिखवा रहा हूँ, मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ओपन फार्मूले, ठीक। 3 फार्मूले हैं। सबसे पहले मीन वेलोसिटी के फार्मूला, इसका होता है कि आगे पास अगर 3 वेलोसिटीज़ हैं, 3 डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, उनका मीन लेना है आपने, तीनों को ऐड करो, क्योंकि ये 3 है तो फिर 3 पे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगी मीन वेलोसिटी, ठीक। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है बच्चे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है v1 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3,
ठीक, इसके बारे में एक बात याद रखो, ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती। आगे देखो, अब आ जाएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो मैंने आपको बताया मीन स्क्वायर वैल्यू का सिर्फ अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। प्लस v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सही है। अब हमारे पास आगे आपने देखना है कि रिलेशंस हैं, वो मैं आपको साइड पे लिखवा देता हूँ। प्रेशर का जो प्रेशर है ना, एक मिनट रुको बच्चों, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। ठीक, और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के स्क्वायर के। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपने देखना है एक और फार्मूला है प्रेशर का, प्रेशर ऑफ द गैस का ही, वो मैं नीचे करके यहाँ लिख रहा हूँ, लंबा फार्मूला थोड़ा। प्रेशर ऑफ द गैस इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे साथ लिख देते हैं बल्कि इसके, क्योंकि प्रेशर ऑफ द गैस का है ना, तो इट इज़ इक्वल टू 2/3 और आगे आता है 2/3 एन नॉट मीन काइनेटिक एनर्जी, मीन हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अभी जो एन नॉट है इसमें, इसका अपना फार्मूला है, एन नॉट इक्वल्स एन ओवर वी। इसका मतलब है कि एक क्यूबिक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, एन नॉट का। ठीक है, एन नंबर, ये जो खाली एन है ये टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। सही, मैंने सारा लेक्चर में इसको डिटेल से समझाया हुआ है। आगे देखो, हमारे पास अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो ना, मतलब अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, तो आप देख लोगे कि एन नॉट डायरेक्टली पोर्शन आ जाएगा एन के। ठीक है, और अगर हम एन बढ़ाएंगे एन नॉट बढ़ेगा, एन नॉट बढ़ने से फिर देखो ना, ये कर दिया कांस्टेंट, एन नॉट डायरेक्टली पोर्शनल हो गया एन के, एन बढ़ाने से एन नॉट बढ़ेगा, एन नॉट बढ़ाने से फिर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दें तो फिर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, ये बात समझ आती है। आगे देखो बच्चों, हमारे पास एक और फार्मूला है जनरल गैस इक्वेशन का, पी वी इक्वल्स एन आर टी। यही जनरल गैस इक्वेशन है। इसमें ना हमारे पास आपने जो एन है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल जो एन है उसमें आप एन के हमारे पास मेनली 3 फार्मूले हैं यहाँ पे मैं पुट करूँगा एन के। मैस ओवर मोलर मैस, एम ओवर एम, तो पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। पी वी इज इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस, आर टी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे आप वेलोसिटी, ये वॉल्यूम आप इधर ले जाओ, कैपिटल एम इधर ले आओ, एम ओवर वॉल्यूम आर टी। मैस ओवर वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है ना, तो पी एम इक्वल रो आर टी। यहाँ से डेंसिटी का फार्मूला निकलता है, दैट इज़ रो इज़ इक्वल्स टू पी एम ओवर आर टी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रो इज़ इक्वल्स टू पी एम ओवर आर टी। ठीक है, रो इक्वल्स पी एम प्राइम मिनिस्टर ओवर आर टी। ठीक, अगला फार्मूला बच्चों आता है, आप पुट कर रहे हो एन मैस ओवर, आप क्या कर रहे हो उसमें कोई इतना पुट नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये कर रहे हो, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है ना, पी यहाँ रहने दो, एन ओवर वी आर टी। जो एन ओवर वी है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल पुट कर दो, सी आर टी आ जाएगा, पी इज इक्वल्स टू सी आर टी, कॉन्सेंट्रेशन आर टी। आखिरी में हमारे पास एक फार्मूला पुट करेंगे, एन को इक्वल पुट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये एक और फार्मूला है एन का, तो हम पुट कर देते हैं। तो पी वी इक्वल्स एन ओवर एन ए आर टी, सिंपल है। अच्छा, इसमें आप ना आर, एक मिनट देखो, पी वी इज इक्वल्स, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एन आर ओवर एन ए, मैं इसको आर के नीचे ले आया हूँ इंटू टी। ये जो आर ओवर एन ए है ना, ये होता है के इक्वल, और इसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मैंने बताई हुई है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे हमें, तो फार्मूले में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, पी वी इज इक्वल्स टू के एन टी। ठीक है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसमें, पी वी इज इक्वल्स टू के, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन
टी। ये लो, ये 3 फार्मूले यहाँ से निकल आए हमारे पास। आपको आर की वैल्यू आनी चाहिए इसमें, ये होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, आगे देखो टेम्परेचर ऑफ अ गैस टॉपिक है, टेम्परेचर ऑफ अ गैस टॉपिक है। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ अ गैस जो है ना, इसमें हमारे पास एक फार्मूला आता है टेम्परेचर ऑफ गैस का। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 2/3 के इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आगे है मीन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक, अच्छा यहाँ से ही मैंने एक और फार्मूला निकालना है। अच्छा, ये मैंने आपको बताना भूल गया था मैं, आप ना टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ लिख सकते हो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS का एक और फार्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वो पीछे लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ लिख लेते हैं, √3kT/m। ठीक, और इसमें जो है हमारे पास k, इट इज़ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सही है, समझ आ गई इस बात की। तो हमारे पास 3 फार्मूले हो गए RMS के, VRMS के, √3p/ρ, √3kT/m और √3RT/m। ठीक, आगे देखो हीट कैपेसिटी का फार्मूला आता है। हीट कैपेसिटी का फार्मूला आता है एक बड़ा ही आसान सा, वो क्या है बच्चे? हीट कैपेसिटी का अपना फार्मूला है C इज़ इक्वल्स टू ΔQ/ΔT। ठीक, ये है हमारे पास हीट कैपेसिटी का फार्मूला, और ये इक्वल, ये इसमें जूल पर केल्विन इसका यूनिट होता है, ये बात भी याद रखो आप। आगे है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपके पास फार्मूला आता है, ये मैं बता नहीं रहा होती क्या, मैंने सारा कुछ बताया हुआ है, लेक्चर पर देखना, बहुत अच्छा समझाया हुआ मैंने, इसका छोटा सा लेक्चर है। इसका फार्मूला होता है ΔQ, एक मिनट, ΔQ डिवाइडेड बाय m∆T। ठीक, इसका ये फार्मूला है। और हमारे पास आगे है मोलर स्पेसिफिक हीट। बच्चे उसका फार्मूला है, ये स्पेसिफिक हीट का, ये मोलर स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है ΔQ/n∆T। ΔQ/n∆T। ठीक, आगे हमारे पास फार्मूला आता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी CP का। CP का अपना फार्मूला होता है ΔQ/n∆T, वही, लेकिन इसमें प्रेशर कांस्टेंट किया होता है आपने, n∆T। और एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज़ CV। इसका फार्मूला होता है आपके पास, एक मिनट बताता हूँ, CV का फार्मूला होता है ΔQ/n∆T ही, n∆T ही, बट इसमें वॉल्यूम आपने कांस्टेंट किया होता है। ठीक है, अब आपने बच्चों देखना है, हाँ, अब आप इसको ना इसके अकॉर्डिंगली, CP और CV के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि आप ना उसको फर्स्ट लॉ में ये सारे पुट कर सकते हो वैसे। ठीक है ना, मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, वो क्या था, ΔQ इज इक्वल्स टू E प्लस P∆V, ये था ना। इसमें देखो ΔQ किसके इक्वल है, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा CPn∆T इक्वल E प्लस P∆V। ठीक, और ये अगर 1 मोल है तो वहाँ पे n आप 1 पुट कर दोगे, और इस केस में आप देखो क्या करोगे, सिंपल सिमिलर है, इसमें आ जाएगा CVn∆T इक्वल्स E प्लस P∆V। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में चेंज कोई आना नहीं, तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ΔV 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू E आ जाएगा, सिंपल। तो ठीक है, आगे बच्चों आपने देखना है, एक फार्मूला है जो कि CP और CV को रिलेट करता है। ठीक है, CP और CV को रिलेट करता है, वो फार्मूला देख लो, वो होता है CP, एक मिनट, CP माइनस CV इक्वल्स R। एक बात ये भी याद कर लो कि जो CP होता है ना, हमेशा बड़ा होता है CV से। ठीक है, CP माइनस CV इक्वल्स टू R हो गया, और वो मैंने आपको बता दिया कि ये हमेशा बड़ा होता है। अगर ये तो 1 मोल के लिए है, 1 मोल ऑफ गैस है। जब हमारे पास n मोल्स हो ना गैस के,
तो आपने फार्मूला यूज़ करना है CP माइनस CV इक्वल्स NR। ठीक, चलो सही है। और एज सच हमारे पास इसमें फार्मूला आते नहीं है, तो यहाँ पे ही हम वाइंड अप करते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारे फर्स्ट ईयर के जितने भी फार्मूले थे हमने कर लिए हैं। अच्छा, जो चैप्टर है ना वेक्टर्स का, और जो चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स का, उसके लिए आपको सेपरेट से वीडियो मिल जाएगी क्योंकि वो न्यू एडिशन है। ठीक है, तो वो आपको सेपरेट टीचर करवाएंगे, और बाकी आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कर लिए हैं। मेजर पोर्शन हमारा फर्स्ट ईयर का हो गया। इसके बाद सेकेंड ईयर की वीडियो आएगी।